चलिए शुरू करते हैं। हाँ मैम, इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर पे हम लोग लास्ट थे। आज इंडिया का इंटरनेशनल बॉर्डर कवर करना है। थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बता दूं। सबसे पहले कुछ स्टेट्स हैं इंडिया के ऐसे जिनके साथ कोई बॉर्डर नहीं लगता। सबसे पहले मैं इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर में आपको कुछ बता दूं। हम लोगों का जो बॉर्डर प्रोटेक्शन है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर होता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट। ठीक है जी। तो सारा डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर, वेरी गुड मॉर्निंग मैम सर। तो डिपार्टमेंट ऑफ जो बॉर्डर मैनेजमेंट है वो सारा के सारा बॉर्डर यहाँ पर देखता है। इंडिया के पास टोटल में लैंड बॉर्डर की बात करें तो 15,106.7 किलोमीटर हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिखा था। अगर आपको याद हो, जब इंडियन ज्योग्राफी शुरू करी थी तब मैंने बताया था। और ये जो लैंड बॉर्डर है ये इंडिया के 92 डिस्ट्रिक्ट्स 17 स्टेट्स के ऊपर से निकलता है। इंडिया की कोस्ट लाइन तकरीबन 7,516.6 किलोमीटर है और इसमें इंक्लूडिंग है आपके आइलैंड्स भी। और अगर मैं आइलैंड्स को हटा दूं, चलिए एक बार के लिए मान के चलते हैं कि अगर हम आइलैंड्स को हटा देते हैं तो हम लोगों की कोस्ट लाइन फिर कितनी है गुजरात से वेस्ट बंगाल तक की। तो गुजरात से वेस्ट बंगाल तक की जो कोस्ट लाइन है वो आप लोगों की, ये जो यहाँ पर ब्लू कलर से शेडेड है, ये 6100 किलोमीटर्स की हो जाती है। अगर हम आइलैंड्स को ना काउंट करें, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स तकरीबन 1197 के आसपास है। आज की डेट में तो खैर 1300 से ऊपर हो गए हैं। और कुछ ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया के जैसे कि एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड है। ये ना तो समझिए कि ना ये अपना लैंड बॉर्डर पर आते हैं और ना ये कोस्ट लाइन पर आते हैं। इसी के बाद बात करते हैं इंडिया का सबसे लंबा बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश के साथ है और सबसे छोटा बॉर्डर जो है वो हमारा, जैसे कि स्लाइड में आप देख भी पा रहे हैं, अफगानिस्तान। 106 किलोमीटर का बॉर्डर आपको लोग अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हैं। अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि ये पीओके में आता है। ये वाला पोर्शन अगर आप देखें तो ये वाला बॉर्डर है जो अफगानिस्तान के साथ आप शेयर करते हैं। तो दिस इज द ओनली बॉर्डर ऑफ इंडिया विच इज नॉट आर अंडर कंट्रोल। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो दो तीन पॉइंट ताजे ताजे आपको बता दूं, जल्दी से एक बार लिख लेते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, द डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर नहीं है, द डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। चलो एक बार जल्दी से लिख लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, Department of Border Management under Ministry of Home Affairs is responsible for managing the Indian borders. Is responsible for managing the Indian borders. Department of Border Management under Ministry of Home Affairs is responsible for managing the Indian borders. उसके बाद नेक्स्ट एक बार के लिए लिखते हैं, India has 15,106.7 kilometers. India has 15,106.7 kilometers. India has 15,106.7 kilometers of land border running through 92 districts. India has 15,106.7 kilometers of land border running through 92 districts in 17 states. Running through 92 districts in 17 states. And we have a coastline of 6,100 kilometers. And we have a coastline of 6,100 kilometers, not including the islands. We have the coastline of 6,100 kilometers from Gujarat to West Bengal, not including the islands. We have a coastline of 6,100 kilometers from Gujarat to West Bengal, not including the islands, and 7,516.6 kilometers including the islands, and 7,516.6 kilometers including the islands. इंक्लूडिंग द आइलैंड। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना, Delhi, Haryana, Telangana are the only states
which are neither on are the only states which are neither on the land border or have any coastline, which are neither on the land border nor have any coastline, which are neither on any land border nor have any coastline. तो ये 6 स्टेट्स अगर आप हटा दो, 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में से, तो ये एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा और तेलंगाना, यही कुछ 6 स्टेट्स आपके पास है। ये पूरी तरीके से लैंडलॉक्ड है। इसमें से एक अगर हम निकाले साउथ इंडियन स्टेट, तो बस तेलंगाना बचता है। बाकी के पांचों की पांचों अगर आप देखें तो नॉर्थ इंडिया। मध्य प्रदेश की बात करें तो आप इसको सेंट्रल इंडिया बोल सकते हैं। ठीक है, तो एमपी सेंट्रल इंडिया में हो गया। छत्तीसगढ़ एक तरीके से सेंट्रल इंडिया मान सकते हो, क्योंकि एमपी से ही निकला है छत्तीसगढ़। झारखंड, दिल्ली, हरियाणा पूरी तरीके से नदर्न इंडिया में आ गए। अब एक बार जल्दी से शुरू कर लेते हैं हम लोग, मतलब किस कंट्री के साथ हम लोग कितना बॉर्डर शेयर करते हैं। इफ आई टॉक अबाउट बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ आप लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करते हैं। टू बी वेरी प्रिसाइज, ये बॉर्डर 4096.7 किलोमीटर का है, जो मैंने यहाँ पर एक राउंड फिगर करके 4097 कर दिया है। एक एक करके मैं बॉर्डर आपके सामने रख रहा हूं और कौन कौन से स्टेट्स उस बॉर्डर पर लगते हैं अच्छे से एक बार इसको देख लेना। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं चाइना की। देखिए, अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना के साथ हम लोगों के बॉर्डर के बहुत सारे इश्यूज हैं। चाइना के साथ जो बॉर्डर इश्यूज है, पहले तो मैं वो आपको समझा देता हूं, बट उससे पहले अगर हम एक बार देख लें तो चाइना के साथ एक्चुअली में बॉर्डर हमारा अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम ही शेयर करता है। अगर हम देखें चाइना के साथ जो एक्चुअली में हमारे स्टेट्स लग रहे हैं वो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम है, क्योंकि लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, ये तीनों के तीनों जो हम लोगों के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, ये एक्चुअली में तिब्बत के साथ लग रहे हैं। तो अगर हम तिब्बत की बात करें तो तिब्बत एक ऑटोनोमस रीजन था, 1954 में डिक्लेयर किया था हम लोगों ने पंचशील एग्रीमेंट में। वो बात अलग है कि 1958 में इन्वेजन कर दिया चाइना ने इसके ऊपर। अब आजकल तिब्बत को ये लोग अपने पार्ट मानते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो हम लोग तो यही बोल रहे हैं कि सर पंचशील एग्रीमेंट में हम लोगों ने तिब्बत को एक ऑटोनोमस रीजन कंसिडर किया था इंडिया और चाइना के बीच में। आप लोगों ने इन्वेजन किया तो वो आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोगों ने उस टाइम पे कसमें खाई थी पंडित नेहरू के समय कि ना हम तिब्बत को इन्वेड करेंगे ना आप करिएगा। तो फिलहाल इन्होंने इन्वेजन शुरू किया तो दिक्कतें इंडिया और चाइना की वहीं से शुरू हो जाती है। अगर हम चाइना के साथ अपने बॉर्डर को देखें यार, तो ये सेकंड लॉन्गेस्ट बॉर्डर हम लोग शेयर करते हैं बांग्लादेश के बाद। कौन कौन से स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करती है? सबसे पहले अगर हम देखें तो तिब्बत, जिसके हम लोगों ने कैपिटल ले रखी। दूसरी अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश, कैपिटल है शिमला। थर्ड है उत्तराखंड, कैपिटल इज देहरादून। फोर्थ अगर हम देखें तो सिक्किम है, कैपिटल है गैंगटॉक। और पांचवा रीजन है अरुणाचल प्रदेश, हुज कैपिटल इज ईटानगर। तो ये 5, जिसमें से 4 आपके पास स्टेट्स है और 1 आपके पास यूनियन टेरिटरी है। एंड व्हाट यू नीड टू डू, आपको क्या करना है, मैंने हर एक स्टेट के बराबर में कितना किलोमीटर का बॉर्डर वो चाइना के साथ शेयर करता है, ये भी मैंने लिखा हुआ है। जैसे अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो हिमाचल शेयर्स जस्ट 200 किलोमीटर ऑफ बॉर्डर विद चाइना। उत्तराखंड शेयर्स 345 किलोमीटर ऑफ बॉर्डर विद चाइना। सिक्किम शेयर्स 220 किलोमीटर ऑफ बॉर्डर विद चाइना। एंड अरुणाचल प्रदेश शेयर्स 1126 किलोमीटर ऑफ बॉर्डर विद चाइना। और अगर हम यूनियन टेरिटरी में देखें तो लद्दाख शेयर्स 1597 किलोमीटर बॉर्डर विद चाइना। इन सभी पांचों की पांचों स्टेट्स को अगर हम ढंग से देखें तो सबसे बड़ा जो बॉर्डर है वो हमारी यूनियन टेरिटरी लद्दाख का ही लगता है। बट अगर हम लद्दाख को बहुत अच्छे से एक बार मैं आपको मैप में दिखाऊं तो लद्दाख के ये दोनों पोर्शंस जो है ये हम लोगों के कंट्रोल में है ही नहीं। ये वाला जो शेडेड रीजन मैं आपको बता रहा हूं, ये वाला रीजन अक्साई चिन है और ये चाइना ने हम लोगों से 1962 के वॉर में ले लिया था, तब से ये चाइनीज पोजेशन में है। और ये दूसरा वाला जो रीजन मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें अधिकतम लद्दाख और कुछ एक पोर्शन जम्मू कश्मीर का है, आप इसको पीओके कहते हैं। दिस इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, 1949 से हमारे पास नहीं है। तो ये 2 रीजन्स अगर हम लद्दाख में से निकाल दें तो मतलब अगर देखा जाए 50% लद्दाख तो हमारे पास है ही नहीं। एक बार चाइना के साथ हम लोग बॉर्डर के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर आपको लिखवा रहा हूं। चाइना के साथ जो बॉर्डर हम लोग शेयर करते हैं बेटा, उसको 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश वाला सेक्टर हो जाता है वेस्टर्न सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर। सिक्किम वाले सेक्टर को आप लोग मिडिल सेक्टर बोलते हैं। और ये लद्दाख से लेके उत्तराखंड वाला जो सेक्टर है इसको आप वेस्टर्न सेक्टर में काउंट करते हैं। तो जल्दी से यहाँ पर बॉर्डर विद चाइना के बारे में मेरे साथ 2 बढ़िया पॉइंट लिख लीजिए। चाइना के साथ जो हम लोगों के बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं वो आपको यहाँ पर कुछ हद तक समझ में आ जाएंगे। ब्रिक्स सबमिट होने वाली है इस साल कजान में। कजान एक एरिया है रशिया का,
थोड़ा बहुत वहां पर भी नजर बना के रखिएगा, क्योंकि इस बार कजान में पीएम मोदी और शी जिनपिंग दिखेंगे आपको। मतलब पिछली बार तो खैर जो पीएम मोदी है वो ब्रिक्स समिट में साउथ अफ्रीका गए नहीं थे, मतलब बाद में बहुत लास्ट में गए थे, कुछ क्लैरिटी नहीं थी कि जाएंगे या नहीं जाएंगे। और तभी से पिछले साल से ना एक करेंसी के बारे में बात हो रही है जिसको ब्रिक्स करेंसी कहा जा रहा है। तो अगर बाय चांस ब्रिक्स करेंसी के ऊपर प्रपोजल आता है, तो जैसे पूरे यूरोप में एक यूरो चलता है ना, हो सकता है कि ब्रिक्स कंट्रीज में एक अपनी ही करेंसी चले जिसको ब्रिक्स करेंसी बोला जाए। तो हो सकता है अपनी अपनी करेंसीज हम लोग यहाँ पर फिर से डिमोनेटाइज कर दे। तो डिमोनेटाइजेशन दोबारा देखी जा सकती है। अगर ये हुआ तो डॉलर का डोमिनेंस 50% कम हो जाएगा, क्योंकि ये बात तो माननी बहुत आसान है कि अकेली अकेली करेंसी डॉलर को तो देखो आप चैलेंज दे नहीं सकते हो अगर अकेले अकेले पर्सपेक्टिव पे लड़ोगे। तो अगर एक करेंसी ऐसी आ जाए जिसमें दुनिया की 50% ऐसी कंट्रीज हैं जहां से ट्रेड होता है, जैसे चाइना, रशिया, इंडिया, तो अगर ये लोग कोई एक करेंसी ले आते हैं तो मेरे हिसाब से 20 से 30% तो स्लैश डॉलर का डोमिनेंस खत्म हो जाएगा। और यही हम लोग सोच रहे हैं। तो आइए बात करते हैं बॉर्डर विद चाइना के बारे में। लिखिए द साइनो इंडियन बॉर्डर। साइनो इंडियन बॉर्डर का मतलब होता है इंडिया और चाइना के बीच का बॉर्डर। इसको आप लोग साइनो बोलते हैं। साइनो मीन चाइना। द साइनो इंडियन बॉर्डर, द साइनो इंडियन बॉर्डर is generally divided into three sectors. The Sino-Indian border is generally divided into three sectors. The Sino-Indian border is generally divided into three sectors. सबसे पहला सेक्टर बेटा आपका वेस्टर्न सेक्टर है, और वेस्टर्न सेक्टर जो है वो पूरा की पूरा लद्दाख तक है। लाइक दिस कंप्लीट सेक्टर इज कॉल्ड वेस्टर्न सेक्टर। ये लद्दाख वाला पूरा एक एरिया, बस लद्दाख और कुछ नहीं, ये वेस्टर्न सेक्टर में आता है। दूसरा सेक्टर लिखना मिडिल सेक्टर। मिडिल सेक्टर में हिमाचल और उत्तराखंड हम लपेट लेते हैं। सेकंड है मिडिल सेक्टर। और थर्ड सेक्टर आता है बेटा ईस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर में आपके पास सिक्किम आ जाता है। ईस्टर्न सेक्टर में सिक्किम के साथ आपके पास अरुणाचल आ जाता है। अच्छा, इंडिया और चाइना के बीच का मैंने ना एक स्लाइड आप लोगों के ग्रुप में शेयर करी थी, इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, इंडिया एंड इंटरनेशनल बॉर्डर, और इसके साथ साथ मैंने कुछ मेजर इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ द वर्ल्ड की भी ऊपर एक पीडीएफ शेयर करी है। मिली आपको? ग्रुप में कौन नहीं है आप में से? आप भी नहीं हो ग्रुप में? मैम नंबर लिख लो जो ग्रुप में नहीं है ना, 81300 80808 बेटा अपना नाम नीचे विधि मेंशन करके मुझे बोल देना, नहीं तो तभी ग्रुप में ऐड करूंगा। समता जी को मिल गया है, हाँ उसी ग्रुप में बेटा मैंने पोस्ट करा हुआ है। मैं एक बार दोबारा रिसेंड कर दूंगा, वरुण कोई नहीं। जो बच्चे ग्रुप में नहीं है वो मुझे प्लीज मैसेज कर दें। हाँ, डेमो स्टूडेंट्स मत कीजिएगा। 81300808661 दीपक है मेरा नाम, और आप लोगों को केवल अपना नाम और नीचे विधि जुडिशरी मेंशन करना है, दैट्स ऑल। तो आइए एक बार ना इन तीनों वेस्टर्न सेक्टर में तीनों के बारे में लिखवा रहा हूं अब जल्दी से ना एक बार। तो जल्दी से हेडिंग डाल दीजिए बेटा वेस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर क्या है? अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए ना कि ये लद्दाख चाइना की कौन सी टेरिटरी से जो है ये बॉर्डर शेयर करता है, 81300808661 ये कौन से बॉर्डर से कौन से एरिया से बॉर्डर शेयर करता है? अगर हम लद्दाख की बात करें बेटा, तो एक चाइना का ना स्टेट है, स्टेट का नाम है जिंगजियांग। ये इसको सिनकियांग भी बोलते हैं। तो वेस्टर्न सेक्टर जिससे बॉर्डर शेयर करता है वो चाइना का स्टेट है जिंगजियांग, और इस जिनजियांग को ये कभी के बाद सिनकियांग भी बोलते हैं, जिनजियांग या सिनकियांग। आइए बात करते हैं जल्दी से वेस्टर्न सेक्टर के बारे में। एक पॉइंट लिख लीजिए, इट सेपरेट्स लद्दाख यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। वेस्टर्न सेक्टर के बारे में लिखवा रहा हूं, इट सेपरेट्स लद्दाख यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्रॉम जिनजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना। इट सेपरेट्स लद्दाख यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्रॉम जिनजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना। जिनजियांग के ब्रैकेट में आप लोग सिनकियांग भी लिखेंगे। इट सेपरेट्स लद्दाख यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्रॉम द जिनजियांग या सिनकियांग प्रोविंस ऑफ चाइना। अच्छा, अगर लद्दाख की जगह पे जम्मू कश्मीर आ गया तो स्टेटमेंट करेक्ट होगी या नहीं? लद्दाख की जगह अगर जम्मू कश्मीर आ गया तो अच्छे से एक बार देख लो यार, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। जम्मू कश्मीर का एक कतरा भी आप लोगों को चाइना के साथ नहीं दिखेगा। दिस कंप्लीट इज जम्मू कश्मीर। कैपिटल श्रीनगर है, जम्मू इसकी विंटर कैपिटल श्रीनगर है, समर कैपिटल जम्मू हो गई। तो ये एक बार अच्छे से देख लो।
जम्मू कश्मीर चाइना के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। पहले आप इसको जम्मू एंड कश्मीर लिखते थे क्योंकि तब ये यूनियन टेरिटरी नहीं बना था ना, तब ये एक ही स्टेट हुआ करता था। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे लिखना, यहां पर कुछ ऐसे एरियाज हैं जो बहुत ज्यादा मतलब टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स यहां पर चल रहे हैं। तो मैं जल्दी से आप लोगों को बता रहा हूं कि चाइना कौन कौन से एरिया इस वेस्टर्न सेक्टर में क्लेम करता है कि उसके हैं। यहां पे लिख लीजिएगा, चाइना क्लेम्स अक्साई चिन डिस्ट्रिक्ट, चाइना क्लेम्स अक्साई चिन डिस्ट्रिक्ट। चाइना जो है एक तो ये अक्साई चिन डिस्ट्रिक्ट को क्लेम करता है, चाइना क्लेम्स अक्साई चिन, यार ये पेन होना चाहिए ना, अच्छा हाँ जी, चाइना क्लेम्स अक्साई चिन डिस्ट्रिक्ट, पहला पॉइंट। दूसरा, चांगमो वैली, एक वैली है, नाम है इसका चांगमो, अक्साई चिन डिस्ट्रिक्ट चांगमो वैली। और ये 3 इडियट्स की शूटिंग जहां पर हुई थी, लेक क्या नाम है, पेंगोंग सो, चांगमो वैली, पेंगोंग सो। और फोर्थ, स्पोंगर सो, स्पोंगर सो। तो अक्साई चिन डिस्ट्रिक्ट, चांगमो वैली, पोंगोंग सो, स्पोंगार सो, ये 4 एरिया जो है ये चाइना क्लेम करता है और बोलता है कि भाई ये हमारे हैं, जिसमें से अक्साई चिन तो ये ले ही गया है। इसमें एक डिस्ट्रिक्ट और चाइना क्लेम करता है जी, वो नॉर्थ कश्मीर में है, मतलब नॉर्थ लद्दाख में है। और कहा जाता है 1963 में ये पाकिस्तान ने इसको दिया था। मतलब अगर मैं आप लोगों को एक टेरिटरी सीडेड टू चाइना दिखा दूं जल्दी से तो समझ जाओगे मैं किस एरिया के बारे में बात कर रहा हूं। देखो अपन ना इस टेरिटरी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम देखें तो यहां पे लिखा हुआ एरिया सीडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना, देख रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं साक्शगाम वैली की। ये साक्शगाम वैली जो है ये 1963 में जो पाकिस्तान है ये दे देता है चाइना को। अक्साई चिन एरिया अगर आप देख रहे हैं तो 1962 के वॉर में ही इनसे मतलब इन्होंने हमसे ले ली थी। मैं सारे यहां पर रीजन आप लोगों को दिखा दूं। बिल्कुल नीचे अगर आपको दिख रहा होगा यहां पर लेक है जिसका नाम है अपना पैनगोंग सो। ये पैनगोंग सो लेक जो है यहां पर हम लोगों का टेरिटोरियल जो कन्फ्रंट्रेशन है वो चल रहा है इस समय। फिलहाल बहुत ज्यादा बुरा हाल है। ये गलवान वैली है, अगर आपको याद आ रहा हो गलवान वैली में क्लैश हुए थे, मतलब तकरीबन 125 इंडियन सोल्जर्स मारे गए थे, भिड़ंत हो गई थी इन लोगों की आपस में। ये गलवान वैली के चक्कर में इंडिया और चाइना के बीच में आज टेरिटोरियल डिस्प्यूट ज्यादा बढ़ गए हैं। चलिए एक बार जल्दी से बात करते हैं। चाइना ऑल्सो क्लेम्स अ पार्ट ऑफ हुजा गिलगिट एरिया। इस पूरे एरिया को क्या बोलते हैं आप लोग, हुजा गिलगिट। चाइना ऑल्सो क्लेम्स अ पार्ट ऑफ हुजा गिलगिट एरिया। चाइना ऑल्सो क्लेम्स अ पार्ट ऑफ हुजा गिलगिट एरिया in North Ladakh. This area was ceded to China by Pakistan in 1963. This area was ceded to China by Pakistan. This area was ceded to China by Pakistan in 1963. तो आप लोगों से पूछा जा सकता है बेटा ये गलवान वैली क्लैश जो है चाइना और इंडिया के बीच में, ये चाइना और इंडिया के कौन से सेक्टर में देखा जा रहा है। तो गलवान वैली क्लैश जो है ये वेस्टर्न सेक्टर में आप लोगों को दिख रहा है। एक बार दोबारा से मैप को अच्छे से देख लो, मैं और एक बार जूम करने की कोशिश कर दूं। दोबारा यहां पर देखना बेटा, ये गलवान वैली जो है और ये पैंगोंग सो लेक जो है ये सब अगर आप देखें तो लद्दाख रीजन के ईस्ट में आपको दिखेगी। ये अक्साई चिन बॉर्डर के साथ में आप लोग ज्यादातर प्रॉब्लमैटिक चीजें चाइना के साथ चल रही हैं, ठीक है। और जिस एरिया के बारे में आप लोगों ने 1963 में मेरे साथ लिखा है वो एक्चुअली में शाक्सगाम वैली है। ये शाक्सगाम वैली जो है ये चाइना को दे दी पाकिस्तान ने 1963 में, जबकि पार्ट हमारा ही है। उसके बाद अगर आप ये देखें अक्साई चिन और शाक्सगाम वैली के बीच में एक एरिया है जो कि ग्रे कलर से शेड किया हुआ है। वो ग्रे कलर का शेडेड एरिया पूरा की पूरा सियाचिन ग्लेशियर है जी। ये पूरा शेडेड रीजन जो है ये पूरा सियाचिन ग्लेशियर है। ये वाले पार्ट की बात कर रहा हूं मैं। और ये सियाचिन ग्लेशियर की वजह से हम लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, अक्साई चिन और साक्सगाम वैली के ऊपर नजर रख पाते हैं।
तो अब आप देख पा रहे होंगे सियाचिन ग्लेशियर कितना इंपॉर्टेंट है। सियाचिन ग्लेशियर पर इंडिया ने कंट्रोल 1984 में इंदिरा गांधी के टाइम पर किया था। 1984 में चला था एक ऑपरेशन जिसका नाम था ऑपरेशन मेघदूत। इस ऑपरेशन मेघदूत में हम लोगों ने सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर कंट्रोल किया था, जब हम लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई थी। और ऑपरेशन मेघदूत में भी इंडिया और चाइना की लड़ाई चल रही थी कि सियाचिन ग्लेशियर पे सबसे पहले कौन पहुंचता। तो हम लोगों ने अपनी ट्रूप्स जो है वो एयरलिफ्ट कर दी थी, वेयर द पाकिस्तान वाज ट्राइंग टू क्लाइंब द सियाचिन ग्लेशियर। उसके बाद हमने धप्पा भी किया था इन्हें। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट मिडिल सेक्टर आ गया। मिडिल सेक्टर के बारे में लिख लीजिए, द 2 इंडियन स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। मिडिल सेक्टर के बारे में एक पॉइंट, द 2 इंडियन स्टेट्स ऑफ Himachal Pradesh and Uttarakhand touch this border. The 2 Indian states of Himachal Pradesh and Uttarakhand touch this border. The 2 Indian states of Himachal Pradesh and Uttarakhand touch this border. ये हो गया बेटा आपका मिडिल सेक्टर। उसके बाद मैं आ रहा हूं ईस्टर्न सेक्टर में। अब देखो सबसे गजब की चीज ईस्टर्न सेक्टर में क्या है, इंडिया और चाइना के बीच का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, आप उसको मैकमोहन लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप उसे? मैकमोहन लाइन। बट वो मैकमोहन लाइन जो है वो ईस्टर्न सेक्टर में बोली जाती है, क्योंकि मिडिल सेक्टर और जो आप लोगों का वेस्टर्न सेक्टर है, यहां पर मैकमोहन लाइन है ही नहीं, क्योंकि ओरिजिनली यहां पर चाइना था ही का, या तो तिब्बत था ना, अब तो तिब्बत, वो तो अब चाइना हो गया। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि इसलिए वेस्टर्न और मिडिल सेक्टर में आप लोग मैकमोहन लाइन नहीं देखोगे। मैकमोहन लाइन बस ईस्टर्न सेक्टर में देखी जाती है। तो यहां पर ईस्टर्न सेक्टर के बारे में एक पॉइंट लिख लेते हैं, The 1140 kilometer long boundary, the 1140 kilometer long boundary between India China runs from the eastern sector. The 1140 kilometers long boundary between India China runs from the eastern sector. Runs from the eastern sector. This line is usually referred as McMahon line. This line is usually referred as McMahon line. इस रेखा को आप लोग यूजुअली मैकमोहन रेखा बोलते हैं। This line is usually referred as McMahon line. Usually referred as McMahon line, which was created in 1913 Shimla Accord. Which was created in 1913 Shimla Accord. Which was created in 1913 शिमला अकॉर्ड। मतलब अंग्रेजों के समय बुलाया गया था 3 कंट्रीज को। एक तो ब्रिटिशर्स थे ही इसमें, इंडिया, चाइना और तिब्बत। बहुत गजब चीज है तिब्बत। तिब्बत भी इस एग्रीमेंट में शामिल था उस समय, और एक ऑटोनोमस रीजन था तिब्बत इस समय तक। तो हम तीनों ने डिसाइड कर लिया था यहां पर कि ठीक है जी, मैकमोहन लाइन को मान लेते हैं। और आपको एक गजब चीज मैं और बता दूं, मैकमोहन लाइन केवल इंडिया और चाइना के बीच की नहीं है, मैकमोहन लाइन म्यांमार और चाइना के बीच की भी है। ठीक है, और इस मैकमोहन लाइन को बनाने वाले का नाम अगर आप लिख सकते हो तो लिख लीजिए, सर हेनरी मैकमोहन। सर हेनरी मैकमोहन, उन्होंने ये रेखा खींची थी, तो उनकी कास्ट के ऊपर ये नाम मैकमोहन लाइन आज जानी जाती है। मैकमोहन लाइन, चाइना को कोई दिक्कत नहीं है, चाइना मैकमोहन लाइन मानता है, बोलता है ठीक है सर, हमारा और म्यांमार के बीच का बॉर्डर मैकमोहन लाइन है। बट इंडिया के साथ मैकमोहन लाइन को ये कंसिडर करता ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपको बता दूं तो चाइना एक बहुत ही घटिया चीज यहां पर और खेलता है, और वो ये है, चाइना अरुणाचल प्रदेश को भी यहां पर अपना ही मानता है। और जब जब प्राइम मिनिस्टर मोदी अरुणाचल प्रदेश जाते हैं, तब तब ये साला अपना खुद का मैप ले आता है। और अभी रिसेंटली इसने अपना 4था मैप पब्लिश किया है अरुणाचल प्रदेश का, मैं ये भी आपको बता दूं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसने अपने पब्लिश्ड मैप में अरुणाचल प्रदेश को एक नाम दिया है। एक बार मैं स्लाइड खोल लूं, क्योंकि इसके बाद ना मैं आप लोगों के करंट चालू करूंगा। थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स भी यार पढ़ लो। ये कई बार अपने मैप्स लेके आ चुका है, और बिल्कुल मानता तो ये है ही नहीं। बात मार्च की है, बस 1 मिनट मुझे देखने दो जी। तो ये चाइना को कॉन्ट्रोवर्शियल मैप है, और इसने अपने कॉन्ट्रोवर्शियल मैप में अरुणाचल प्रदेश का नाम डाला है ज़ैंगनान। तो यहां पर लिख लीजिए जल्दी से, ईस्टर्न सेक्टर में एक और गजब पॉइंट। इन द ईस्टर्न सेक्टर कंप्लीट अरुणाचल प्रदेश इज क्लेम्ड बाय चाइना। इन द ईस्टर्न सेक्टर कंप्लीट अरुणाचल प्रदेश इज क्लेम्ड बाय चाइना एज ज़ैंगनान प्रोविंस।
एज ज़ेंगनान। कंप्लीट अरुणाचल प्रदेश इज क्लेम्ड बाय चाइना एज ज़ेंगनान प्रोविंस। पूरे अरुणाचल प्रदेश को ये ज़ेंगनान कहता है, एज ज़ेंगनान प्रोविंस। एक्चुअली हुआ क्या था मैं आपको बता दूं, इसने बहुत सारे अरुणाचल प्रदेश के एरियाज को अपने मतलब चाइनीज नाम दिए हैं। और ये पूरा की पूरा जो काम धाम है ना, ये शुरू होता है एक्चुअली में प्राइम मिनिस्टर मोदी की जीत से। इससे पहले ये कई बार अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश का एक कंट्रोवर्शियल मैप ला चुका है। दिस इज नॉट द ओनली टाइम, मतलब दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, और ये इसका चौथा कंट्रोवर्शियल मैप है। इफ आई कैन शो यू, तो मैं आपको दिखा सकता हूं ये चाइना कब कब अरुणाचल प्रदेश का मैप लाया। अभी फिलहाल सबसे पहले लाया था 2017 में, उसके बाद 2021 में ये कंट्रोवर्शियल मैप पब्लिश करता है, एंड देन इन 2023, उसके बाद अब ये 2024 में लाया। इस मैप के लाने के पीछे का कारण मैं आपको बता दूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी अरुणाचल प्रदेश गए थे रिसेंटली इन द मंथ ऑफ मार्च, और यहां पर एक टनल है सेला टनल, SELA, सेला टनल को इन्होंने इनॉग्रेट किया था। तो जब जब प्राइम मिनिस्टर मोदी अरुणाचल प्रदेश जाते हैं ना, तो इनके बहुत मिर्ची लगती है। दे एक्चुअली थिंक कि ना ये तो हमारा एरिया है, और हमारे एरिया में इंडियन हेड ऑफ गवर्नमेंट कैसे जा सकता है। तो इसलिए ये लोग ट्विटर पर बहुत बकवास करते हैं, और उसके हाथ के हाथ हम लोग जो इनका क्लेम है वो आउटराइटली अपन लोग रिजेक्ट भी कर देते हैं कि नहीं सर, फालतू चीजें नहीं। तो फिलहाल ये हो गया इंडिया और चाइना के बीच का एक मतलब कंट्रोवर्शियल, जहां जहां भी बॉर्डर आपको इंडिया चाइना के दिखे, हर जगह पंगे ही पंगे है जी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं ईस्टर्न सेक्टर की बात करता हूं, तो ईस्टर्न सेक्टर में एक और क्लैश चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, और वो है तवांग वैली क्लैश। जल्दी से यहां पे लिख लीजिए, द तवांग वैली लाइज इन, द तवांग, TAWANG, द तवांग वैली लाइज इन द ईस्टर्न सेक्टर। द तवांग वैली लाइज इन द ईस्टर्न सेक्टर। एक बार तवांग वैली को देख लो तो क्लियर हो जाए आप लोगों को कि ये चाइना तवांग वैली को एक्चुअली में कैप्चर करने की सोच क्यों रहा है। तो अगर हम एक बार इस मैप को देख लें, दिस इज अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल अगर आप देखें वेस्ट में आपको तवांग वैली दिखेगी, ये जो रेड कलर का है। और ये तवांग वैली कैप्चर करने की इसलिए भी सोचता है क्योंकि तवांग वैली से एक तो भूटान का एरिया इसके पास आ गया, ये भूटान है बेटा, और इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, उस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी ये बहुत आराम से अपने पैर पसार सकता है। और एक ना पॉइंट है जिसको ट्राई जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। कोई है जो मुझे बता सकता है क्लास में, ट्राई जंक्शन पॉइंट है इंडिया और चाइना के बीच का, ये ट्राई जंक्शन पॉइंट का नाम क्या है? ईस्टर्न सेक्टर में ही है, इंडिया चाइना भूटान इस एक पॉइंट पर मिलते हैं और बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, बहुत। ये वाला पॉइंट भी ईस्टर्न सेक्टर में ही है। बताइए, कुछ पॉइंट का नाम याद आ रहा है? यहां पे जल्दी से लिख लेना, डोकलाम, DOKLAM, डोकलाम वैली ऑल्सो लाइज इन, डोकलाम वैली ऑल्सो लाइज इन द ईस्टर्न सेक्टर। इसको थोड़ा सा देखो तो देखो मैम, ये सिक्किम हो गया इंडिया का, ऊपर चाइना दिख ही रहा है, ये भूटान हो गया। इंडिया भूटान चाइना के बीच का ये पॉइंट आपको अगर दिख रहा है तो दिस इज कॉल्ड डोकलाम। और अगर खुदा ना खालसा डोकलाम के ऊपर ये लोग अपने पैर पसार लेते हैं तो डोकलाम से सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या होगा? सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अगर आप देख रहे हैं नीचे ये जो ब्लू कलर का आपको मैप दिखा रहा हूं ना बेटा, ये बांग्लादेश है, और इंडिया से अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया जाना है तो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर होते ही जाना पड़ता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन नेक कहते हैं आप लोग। चिकन नेक मतलब 14 किलोमीटर की पट्टी है, दैट्स इट। तो अगर ये लोग डोकलाम पे बैठ जाते हैं तो ऑफकोर्स सिलीगुड़ी से निकलना हमारा बड़ा मुश्किल हो जाएगा यार, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ कनेक्टिविटी आप लोगों की और टूट जाएगी। तो फिलहाल ये सारी चीजें मैंने इंडिया चाइना बॉर्डर में इसलिए लिखवाई ताकि कल को जब भी कभी अखबार छपे ना, तो आप लोग ये बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स अपने दिमाग में जरूर रखें। मैंने आपको पॉइंट्स मेजॉरिटी के बता दिए। गलवान वैली वेस्टर्न सेक्टर में आपको बता दिया, मिडिल सेक्टर में एज सच कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट हाँ मिडिल सेक्टर से ही बेटा अमरनाथ यात्रा निकलती है। अमरनाथ यात्रा नहीं, कौन सी अमरनाथ यात्रा ही है ना, नहीं, कैलाश मानसरोवर यात्रा आप लोग मिडिल सेक्टर से ही निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ईस्टर्न सेक्टर, तो ईस्टर्न सेक्टर में भी हम लोगों के क्लैशेस चल ही रहे हैं। डोकलाम वैली क्लैश एक बहुत ताजा था, फिर तवांग वैली मैंने आपको दिखा दिया। डोकलाम ट्राई जंक्शन पॉइंट है, प्लीज मेंशन कर लेना। इंडिया चाइना और भूटान के बीच का ट्राई जंक्शन पॉइंट है डोकलाम। बहुत सारे पंगे चल रहे हैं डोकलाम में। डोकलाम इज लाइक कि किसके साइड जाता है ये भी नहीं समझ में आ रहा। और अभी फिलहाल इंडिया का SSB सशस्त्र सीमा बल
इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर को प्रोटेक्ट करता है। हम लोगों की फोर्सेज है ना, जैसे बीएसएफ लगा दी हमने बांग्लादेश में और पाकिस्तान बॉर्डर पर, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, ये आप लोगों ने प्लेस कर रखी है नेपाल और भूटान बॉर्डर पर। तो भूटान वाले इस डोकलाम कॉन्फ्लिक्ट में हमारी एसएसबी इनको देख लेती है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं इंडो नेपाल बॉर्डर की, इंडिया नेपाल बॉर्डर की बात कर लेते हैं। इसको हटा दूं मैं, ठीक है, बट इंडो नेपाल से पहले मेरे हिसाब से पहले हमें बांग्लादेश वाला बॉर्डर कवर कर लेना चाहिए एक बार जी। एक बार जल्दी से बांग्लादेश का बॉर्डर कवर कर लेते हैं। हाँ मैम, नेपाल और भूटान में हम लोगों ने प्लेस कर रखी है एसएसबी। चलिए, तो ये आप लोगों का भूटान बॉर्डर, सॉरी बांग्लादेश बॉर्डर आ गया। लॉन्गेस्ट बॉर्डर अपन लोग शेयर कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, 4097 किलोमीटर का बॉर्डर आप लोग बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। कौन कौन से स्टेट अगर मैं आपको दिखाऊं बांग्लादेश के साथ हम लोगों के लग रहे हैं, एक बार यार ये हिंदी वर्जन आ गया जी। सबसे पहले हम देखें, बांग्लादेश को हर तरफ से हम ही ने घेर रखा है भाई। सबसे पहले तो वेस्ट बंगाल आपको दिखेगा, वेस्ट की तरफ, वेस्ट में केवल वेस्ट बंगाल। अगर मैं ईस्ट में जाऊं तो ईस्ट में आपको सबसे पहले असम, असम के नीचे मेघालय, उसके बाद त्रिपुरा दिखेगा और मिजोरम। यही 5 स्टेट्स हैं जो आप लोग बांग्लादेश के साथ देखते हैं। अच्छा, इसमें इंडिया का एक स्टेट देखो, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का बॉर्डर तकरीबन 2217 किलोमीटर का है। और अभी जितने भी मैं स्टेट्स आप लोगों को दिखाऊंगा ना जो बॉर्डर पर है, किसी भी स्टेट का बॉर्डर इतना बड़ा नहीं है। लाइक दिस इज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर्ड बाय द इंडियन स्टेट। किसी भी इंडियन स्टेट जो बॉर्डर पर है उसका इतना बड़ा बॉर्डर आपको नहीं दिखता। जैसे लद्दाख का भी मैंने आपको दिखाया था, 1597 था। राजस्थान का भी आप लोग देखोगे जब पाकिस्तान बॉर्डर दिखाऊंगा, बट दिस इज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर्ड बाय द इंडियन स्टेट, 2217 किलोमीटर, छोटी बात नहीं होती। अच्छा, बांग्लादेश बनने से पहले कभी ये एरिया पाकिस्तानी था, और पाकिस्तान भी कौन सा, ये ईस्ट पाकिस्तान था। तो इसलिए पाकिस्तान होने के नाते इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की जो लाइन है इसको आप लोग रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। इंडो बांग्लादेश बॉर्डर जो है इसको रेड क्लिफ लाइन के नाम से आप जानते हैं। दिस इज रेड क्लिफ लाइन। आज भी ये रेड क्लिफ लाइन ही है, और रेड क्लिफ लाइन के ऊपर जो फोर्स डिप्लॉयड है वो बीएसएफ है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को हम लोगों ने यहां पर डिप्लॉय कर रखा है। बॉर्डर काफी पोरस है, बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर काफी पोरस है, मतलब पूरी तरीके से फेंसिंग नहीं हो रखी है। अब फेंसिंग होनी शुरू हो गई है जब से तख्ता पलट कूप हुई है, जब से बांग्लादेश में। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम इस बांग्लादेश बॉर्डर को देख लें तो बांग्लादेश और असम में प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी में बांग्लादेश से रोहिंग्या मुस्लिम्स असम में यहां पर माइग्रेट कर गए थे। तो जनवरी 2024 की बात है, ये इलेक्शन से पहले, जब अमित शाह ने अनाउंस कर दिया था कि वी आर ट्राइंग टू फेंस नॉट ओनली द इंडो म्यांमार बॉर्डर, मतलब इंडो म्यांमार बॉर्डर को, और इसके साथ साथ बांग्लादेश बॉर्डर को भी हम लोग पूरी तरीके से फेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये पूरा फेंस हो जाता है तो जाहिर सी बात है जो लोगों का फ्री मूवमेंट है वो एकदम से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी तो ये इतना पोरस है कि बच्चे बैटिंग करते हैं तो एक फील्डर हमारा बांग्लादेश में खड़ा होता है, ठीक है। तो हम लोग इंटर कंट्री छक्के मारते हैं। बहुत बड़ा बॉर्डर का एक हिस्सा इसका पोरस है, केवल पत्थर लगे हुए हैं बीच में, जो ये दिखाता है इस तरफ इंडिया, इस तरफ बांग्लादेश है। चलिए जी, तो ये इंडो बांग्लादेश बॉर्डर हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं, इंडो नेपाल बॉर्डर की बात करते हैं। बट इंडो नेपाल मेरे हिसाब से इसके बाद पाकिस्तान होगा आपका। हाँ, पाकिस्तान वाला बॉर्डर भी आप लोगों का रेड क्लिफ लाइन ही है। पाकिस्तान वाले बॉर्डर को अगर आप देखें तो पाकिस्तान के साथ लद्दाख यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये पांचों की पांचों एरिया लगते हैं पाकिस्तान के साथ। तो स्टेट लगते हैं 3, यूनियन टेरिटरीज लगती हैं 2। अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी स्टेट्स आर ऑन इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, तो स्टेट्स तो केवल 3 ही है जी। और अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो राजस्थान, गुजरात और पंजाब, राजस्थान, गुजरात और पंजाब, ये आप लोगों का 3 स्टेट हो गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरीज हो गई। अच्छा, इस पूरे की पूरे बॉर्डर में भी बड़ा पंगा चल रहा है। पंगा सबसे पहले तो पीओके हो गया, यहां पर भी हम लोगों के टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं। एक तो पीओके, और अगर एक गुजरात और ऊपर पाकिस्तान को ढंग से देखें तो यहां पर एक छोटा सा क्रैक है, इतना सा क्रैक,
और जहां पर क्रैक होगा जाहिर सी बात है अरेबियन सी है, पानी तो घुसेगा। तो जनरली क्या होता है, पानी का वो इलाका जो तीन तरफ से लैंड से घिरा हुआ हो, लाइक पानी का वो इलाका जिसकी तीन तरफ लैंड हो, ऐसे इलाके को आप बोलते हैं क्रीक। अगर उसमें क्रैक है, अगर वो क्रैक थोड़ा सा बड़ा है तो वो हो जाता है गल्फ। अगर थोड़ा सा और बड़ा है तो उसको आप लोग बोलते हैं बे। अगर बहुत ही बड़ा है तो बाइट। तो ये क्रीक, गल्फ, बे, बाइट है केवल पानी का वो इलाका जो तीन तरफ से लैंड से घिरा हुआ है। तो गुजरात के ऊपर एक छोटा सा क्रैक है और इस क्रैक को कहा जाता है सर क्रीक। सर क्रीक। ये रीजन क्यों इंपॉर्टेंट है भाई साहब? ये इतना इंपॉर्टेंट रीजन है कि यहां पर फिशिंग बहुत बढ़िया होती है। यहां पे जो मछलियां हैं वो बहुत ज्यादा मिलती है। फिशिंग की वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच, हेलो, ठीक है, तो आइए एक बार इंडो पाकिस्तान बॉर्डर को देख लेते हैं। तो यहां पर जो दो डिस्प्यूट्स हैं उसके बारे में लिख लीजिए। देयर आर वेरियस टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स लाइक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पहला डिस्प्यूट इंडो पाक बॉर्डर में है पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके। और सबसे बड़ा तो यही डिस्प्यूट है भाई। जो दूसरा डिस्प्यूट है एक बार मैं उसको दिखा देता हूं, आपको समझ जाओगे आप लोग। देखो, ये सेकंड डिस्प्यूट है, थोड़ी क्लियर हो जाए यार। ये रहा। अगर आप देखिए तो ये तो इंडिया है जो आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर में, ऊपर जो दिख रहा है ग्रीन, ये कलर हो गया आपका पाकिस्तान। तो यहां पर गुजरात है हमारा। तो ये गुजरात के ऊपर मैंने बोला छोटा सा क्रैक है, इस रेड लाइन को ये आप लोग सर क्रीक कहते हैं। टॉवर्स मतलब हम लोगों ने निगरानी के लिए इंतजाम सारे बना दिए। इन भिखारियों के पास पैसे हैं नहीं, तो ये इनके जब भी मछुआरे घुसते हैं अपन धर लेते हैं। तो सर क्रीक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है फिशिंग के लिए। ऐसा नहीं है कि सर क्रीक ही एक लौता है, यहां पर एक और क्रीक है जिसको आप बोलते हैं कोरी क्रीक, बट वो तो हमारे पास ही है ना पूरी तरीके से, तो ये तो कोई डिस्प्यूटेड है नहीं। डिस्प्यूटेड रीजन सर क्रीक है। तो प्रॉब्लम यहां पर ये है। तो जम्मू कश्मीर एक डिस्प्यूटेड पार्ट हो गया जिसमें पीओके आ गया, और दूसरा पार्ट मैंने आपको बता दिया सर क्रीक। इंडो पाकिस्तान बॉर्डर भी रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। इस बॉर्डर को खींचने वाले इंसान का नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ। सिरिल रेडक्लिफ की कास्ट के ऊपर आज आप इंडो पाक बॉर्डर को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। तो जो बॉर्डर है वो सिरिल रेडक्लिफ ने खींचा हुआ है, CYRIL, CYRIL, सिरिल रेडक्लिफ। चलिए जी, अब मैं आगे चल रहा हूं। अब मैं नेपाल बॉर्डर पर आ जाता हूं। नेपाल बॉर्डर की बात करें, इंडो नेपाल बॉर्डर, तो हम लोग नेपाल के साथ तकरीबन 1751 किलोमीटर का बॉर्डर हम शेयर कर रहे हैं नेपाल के साथ, जो कि इंडो नेपाल बॉर्डर के साथ फेमस है। अगर हम देखें एक बार नेपाल के साथ इंडिया के कौन कौन से स्टेट लगते हैं, सबसे पहले तो आपको उत्तराखंड दिख जाएगा, बीच में उत्तर प्रदेश, कैपिटल लखनऊ, थर्ड स्टेट है बिहार, कैपिटल पटना, फोर्थ स्टेट वेस्ट बंगाल भी है जी। वेस्ट बंगाल एक्चुअली में बहुत इलोंगेटेड है, ज्यादातर तो नीचे दिख ही रहा है। वेस्ट बंगाल को अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर की तरफ ना ये फैला भी हुआ है। सिक्किम के साथ भी वेस्ट बंगाल का बॉर्डर लग रहा है। अगर हम देखें तो वेस्ट बंगाल का ये सिक्किम वाला पार्ट ही है जहां पर दार्जिलिंग है, जहां पर आप लोग चाय के बागान, जहां पे टी प्लांटेशन होती है ना, वो एक्चुअली में वेस्ट बंगाल का नदन पार्ट है। तो बिल्कुल वेस्ट बंगाल भी नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और पांचवा तो है ही सिक्किम, जो कि नेपाल और भूटान के बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है जी, तो ये 5 स्टेट्स लगते हैं। आप नेपाल बॉर्डर के साथ देख लेना, सभी स्टेट्स का किलोमीटर यहां पर मैंने मेंशन कर दिया है। बेटा आप लोगों का काम क्या है, आपको इन सभी की सभी स्टेट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है जी। सॉरी, असेंडिंग में कर लो, चलो असेंडिंग में कर लोगे तो डिसेंडिंग अपने आप ही कर लोगे, या कोई भी एक ऑर्डर आप लोग यहां पर ले लेना। तो ये भी बॉर्डर बहुत पोरस है, इंडिया और नेपाल का बॉर्डर तो बहुत ही ज्यादा पोरस है, कह रहे तो भूल ही जाओ। और पोरस इसलिए भी है क्योंकि इंडिया और नेपाल के बीच में एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हो रखी है। फ्रेंडशिप ट्रीटी ये बोलती है कि इंडिया से नेपाल और नेपाल से इंडिया आने के लिए कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, केवल मुंह उठाओ और आ जाओ। और इतना ही नहीं, हम लोग तो आजकल इन नेपालियों के आधार कार्ड भी बना रहे हैं।
और आधार कार्ड पहले ही बता दूं बेटा, इट इज नॉट द प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। आधार कार्ड के ऊपर पीछे बोल्ड लेटर्स में लिखा होता है दिस इज नॉट द प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। तो ये मत सोचना कि इस नेपाली का बन गया तो ये अभी हमारी जॉब खा जाएगा। तो ज्यादातर भारत में जो वर्कर्स हैं, मतलब जो लेबर क्लास है, उसमें आप लोगों को बहुत बड़ा सेक्शन नेपाली का दिख जाता है। और नेपालियों की एक और बहुत अच्छी बात है, गुरखा रेजिमेंट। नेपाल से गुरखा सोल्जर्स भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में इंडिया में आते हैं, बट जब से 2022 में अग्निवीर पॉलिसी आई है तब से गुरखाओं का इंडिया में आना बंद हो गया है। अब ये नहीं आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि 4 साल के लिए जॉब करने कौन नहीं आए। देखो आर्मी की जॉब वो भी 4 साल की, 18 साल में आओ, 22 साल में रिलीज कर देंगे आपको, उसके बाद कहां जाओगे? तो इसलिए गुरखा सोल्जर्स अब आ नहीं रहे हैं। तो ये इंडो नेपाल बॉर्डर है। इंडो नेपाल बॉर्डर की एक खास बात और जो हम पहले भी लिख चुके हैं, इसी बॉर्डर में इंडिया की लॉन्गेस्ट हाईएस्ट पीक है, जिसको आप लोग माउंट कंचनजंगा कहते हैं। ठीक है वो सिक्किम में ही, बट वो नेपाल बॉर्डर के बहुत पास में है। चलिए जी, तो ये तो इंडो नेपाल बॉर्डर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये वाला बॉर्डर अब बहुत सुर्खियां बटोर रहा है, दिस इज कॉल्ड म्यांमार। और म्यांमार के इस बॉर्डर को पढ़ने से पहले मैं 2-3 चीजें बता दूं। इंडिया और म्यांमार के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हो रखा था, एफएमआर। ये एफएमआर एग्रीमेंट की वजह से म्यांमार बॉर्डर आजकल काफी न्यूज में है। एफएमआर का मतलब होता है फ्री मूवमेंट रिजीम। फ्री मूवमेंट रिजीम। ये जिस कंट्री के साथ हम लोग साइन कर लेते हैं, उस कंट्री की बॉर्डर ट्राइब्स को, मतलब बॉर्डर पर रहने वाली ट्राइब्स को परमिशन मिल जाती है बॉर्डर के आइदर साइड ट्रेवल करने के लिए। टू ट्रेवल इन द आइदर साइड ऑफ द बॉर्डर बिना किसी परमिशन के, विदाउट एनी परमिशन, बिना किसी परमिशन के आप दूसरी कंट्री में ट्रेवल कर सकते हैं। बट रिस्ट्रिक्शन है, बट ओनली फॉर 16 किलोमीटर्स, मगर केवल 16 किलोमीटर के रीजन में आप लोगों को फ्री मूवमेंट रिजीम है। 16 किलोमीटर से आगे जाओगे तो पासपोर्ट चाहिए। और ऐसा नहीं है कि एफएमआर एक बार साइन हो गया तो आपको कुछ आइडेंटिटी के लिए देना नहीं होता। बॉर्डर ट्राइब्स को एक बॉर्डर पास बनाया जाता है। जो बॉर्डर पर रहने वाली ट्राइब्स हैं उनको सरकार बॉर्डर पास बना के देती है, जो 1 साल के लिए वैलिड होता है। 1 ईयर के लिए ये वैलिड होता है। इंडिया और म्यांमार के बीच में मस्त चल रहा था ये रिजीम। क्यों अब एफएमआर को साइन करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यार जब बॉर्डर, मतलब पहले बॉर्डर होते ही कहां थे? ये तो एकदम से ब्रिटिशर्स आए और बॉर्डर बना गए। और कुछ बॉर्डर तो बिल्कुल बहुत खतरनाक तरीके से बने, ऐसे कि भाई आपका बेडरूम इंडिया में और आपका संडास म्यांमार में, तो बहुत ही मुश्किल है यार। ऐसे में फैमिली भी डिवाइड हो गई। भाई फैमिली तो रहती है आपकी, फैमिली भी डिवाइड हो गई। तो एफएमआर को साइन करने का मुख्य ऑब्जेक्टिव केवल यही था कि अक्रॉस द बॉर्डर जो फैमिलीज रहती हैं आपकी, आप उनसे जाकर मिल सकें। तो अब प्रॉब्लम यहां पर क्या है? प्रॉब्लम यहां पर यह है, जैसे अभी मैंने रिपीट किया था ना, फरवरी 2024 में अमित शाह अनाउंस कर देते हैं कि अपन लोग पूरा बॉर्डर फेंस करने वाले हैं। तो अगर ये पूरा बॉर्डर फेंस कर देते हैं तो एफएमआर एग्रीमेंट तो डिक्लाइन, मतलब खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि एक बार फेंसिंग हो गई तो उसके बाद ये फ्री मूवमेंट रिजीम कहां रहा? तो एफएमआर रिजीम हम लोगों ने म्यांमार के साथ साइन किया हुआ है। इट इज नॉट साइन विद बांग्लादेश, इसको भी याद कर लीजिएगा। तो आजकल म्यांमार और इंडो म्यांमार बॉर्डर एफएमआर की वजह से बहुत फेमस है। चलिए जी, तो अगर हम एक बार इस इंडो म्यांमार बॉर्डर को देख लें ध्यान से, तो 4 स्टेट्स के ऊपर से निकलता है। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश आपको दिख रहा है। बिलो अरुणाचल वी हैव नागालैंड, नागालैंड की कैपिटल कोहिमा, देन वी हैव मणिपुर, कैपिटल इंफाल, और मिजोरम, मिजोरम की कैपिटल होगी एजवाल, सॉरी एजॉल, जो मिजोरम की कैपिटल एजॉल। तो ये सारे के सारे इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जो म्यांमार के साथ आप बॉर्डर जो है ये शेयर करते हैं। ठीक है जी, तो ये इंडिया म्यांमार बॉर्डर का थोड़ा सा ग्लिम्स हो गया। उसके बाद चलते हैं लास्ट बॉर्डर की तरफ। म्यांमार के बाद नेक्स्ट बॉर्डर है आपका भूटान। अगर भूटान की बात करते हैं, छोटा सा बॉर्डर है यार, ज्यादा बॉर्डर हम शेयर भी नहीं करते। भूटान के साथ विद गॉड ग्रेस अपन लोगों का कोई डिस्प्यूट नहीं है। 699 किलोमीटर का छोटा सा बॉर्डर आप लोग भूटान के साथ शेयर करते हैं, बहुत बड़ा बॉर्डर भी नहीं है इनके साथ। और अगर हम बात करें, बहुत ही पीसफुल बॉर्डर है, मतलब सभी बॉर्डर्स में से अगर सबसे शांति वाला बॉर्डर अगर कोई है तो भूटान, मतलब मस्त बॉर्डर है।
भूटान के साथ इंडिया का सिक्किम लगता है, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, चारों आप दिख रहे हैं। असम की कैपिटल यहां पर, असम की कैपिटल क्या है? असम की कैपिटल, हाँ जी, तो नहीं रहा ना, हाँ दिख गया, मतलब है दिसपुर ही है मैम, बिल्कुल असम की कैपिटल दिसपुर है और शिलोंग कैपिटल मेघालय की है। तो दोनों को कंफ्यूज मत करना, क्योंकि दिसपुर शिलोंग है भी ऊपर नीचे, बहुत ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं है दोनों के बीच में। तो बिल्कुल भूटान की बात करें तो सिक्किम गैंगटॉक कैपिटल, वेस्ट बंगाल की कोलकाता, मेघालय, असम मेघालय नहीं लगता, असम की दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। तो ये चारों की चारों स्टेट्स आप लोग नेपाल सॉरी भूटान बॉर्डर के पास देखते हैं, बहुत ही पीसफुल बॉर्डर है 699 किलोमीटर का। उसके बाद चलते हैं इंडिया के आखिरी बॉर्डर की तरफ, जो हम लोगों के पास में है ही नहीं, ये बॉर्डर हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। दिस इज द ओनली बॉर्डर विच इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल, क्योंकि पूरा 106 किलोमीटर का ये पार्ट पीओके में आता है। कंप्लीट 106 किलोमीटर पार्ट ऑफ दिस बॉर्डर लाइज इन पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये पूरा की पूरा पार्ट आपके पीओके में आने की वजह से ये बॉर्डर तो हम लोगों के पास में नहीं है। चलिए जी, उसके बाद कुछ मैं मैरीटाइम बॉर्डर की बात कर लेता हूं। मैरीटाइम का मतलब होता है कौन कौन सी कंट्रीज के साथ इंडिया सी बॉर्डर शेयर करता है ना भाई। वैसे तो जो लैंड बॉर्डर है वो तो हम लोग देख चुके हैं भाई। मैरीटाइम बॉर्डर हम लोगों की 3 कंट्रीज के साथ में लगते हैं। सबसे अच्छी कंट्री श्रीलंका, जो अब सबसे बदमाश हो रही है, दूसरी कंट्री मालदीव्स, और तीसरी कंट्री जिसके साथ हम मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करते हैं दैट इज श्रीलंका। मालदीव्स के अलावा और कौन सी तीसरी कंट्री है जिसके साथ मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करते हैं? है भी या नहीं? नहीं, छोड़ दे, छोड़ दे। मैम इंडोनेशिया। ठीक है, तो जल्दी से यहां पर मैरीटाइम बॉर्डर के बारे में लिख लीजिए। मैरीटाइम बॉर्डर अपन लोग 3 कंट्रीज के साथ शेयर करते हैं। म्यांमार से बॉर्डर के स्टेट्स एक बार दिखा दीजिए। हाँ बेटा बिल्कुल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 अरुणाचल प्रदेश के साथ लग रहे हैं, और सॉरी म्यांमार के साथ लग रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश कैपिटल ईटानगर, नागालैंड कैपिटल हो गया आप लोगों का कोहिमा, मणिपुर कैपिटल हो गया इम्फाल, और मिजोरम हो गया एजॉल। अब इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला कि मैरीटाइम बॉर्डर के बारे में आपको बता रहा हूं। मैरीटाइम बॉर्डर अपन लोग 3 कंट्रीज के साथ शेयर करते हैं। मैरीटाइम बॉर्डर जिसमें सबसे पहले है मालदीव्स। मालदीव्स के साथ रिश्ते थोड़े से बेकार हो गए। दूसरी कंट्री है श्रीलंका, इनके साथ रिश्ते बेकार ही थे, अब बेहतर हुए हैं। तीसरी कंट्री जो है वो आपके पास इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया इंडिया के बीच के रिश्ते बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई बॉर्डर है तो वो ये श्रीलंका वाला बॉर्डर है, क्योंकि बाकी सब तो हमसे बहुत दूर है। श्रीलंका हमारी बिल्कुल मेनलैंड इंडिया के बगल में ही आता है। और अगर हम देखें इंडिया और श्रीलंका को अलग करने वाली जो पानी की पट्टी है, इसको पाक स्ट्रेट कहते हैं। ये पाक स्ट्रेट जो है ये इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है। बट प्रॉब्लम क्या है इसका? पाक स्ट्रेट नेविगेबल नहीं है। नेविगेबल मतलब इसके ऊपर से जहाज नहीं निकल सकते, क्योंकि बीच में एडम्स ब्रिज पड़ता है, मतलब जिसको आप राम सेतु कहते हैं। ठीक है, और राम सेतु को तोड़ोगे तोड़ दिए जाओगे, क्योंकि ये सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट आया था बीच में एक, जो बोल रहा था कि सर कुछ नहीं करते अपन, एक काम करते हैं थोड़ा सा पोर्शन तोड़ देते हैं बस। हमने कहा तू थोड़ा सा भी हाथ लगा के देख, क्योंकि फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया। अभी तक तो खैर खींच ही रहा है, क्योंकि देखो जहां पर श्री राम आ जाते हैं वहां पर मजा आ जाता है। तो आइए बात करते हैं एक बार जल्दी से इंडिया श्रीलंका बॉर्डर के बारे में। तो जल्दी से लिख लेते हैं, इंडिया एंड श्रीलंका आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। इंडिया एंड श्रीलंका आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर by a narrow and shallow sea, by a narrow and shallow, by a narrow and shallow sea called Park Strait, by a narrow and shallow sea called Park Strait। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि इंडिया का सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? मतलब तमिलनाडु का सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो श्रीलंका के सबसे पास पड़ता है। चलो थोड़ा सा मैं आपको हिंट भी दे देता हूं।
राम सेतु बनाने से पहले जब भगवान श्री राम ने रास्ता मांगा था ओशन से, मतलब अपने क्या कहते हैं समुद्र देव से, तो उन्होंने देने से मना कर दिया था। तो श्री राम को जब गुस्सा आया था तब उन्होंने बाण चढ़ा लिया था, तो इस जगह पर उन्होंने बाण चढ़ा लिया था अपने धनुष पर। अब बताओ जगह का नाम। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, त्रिवेंद्रपुरम नहीं। रामेश्वरम, बिल्कुल रामेश्वरम है, बट नाम रामेश्वरम नहीं है मैम, जगह का नाम है धनुषकोडी। धनुषकोडी फेमस ही है इस चक्कर में। तो यहां पे जल्दी से लिख लेते हैं एक पॉइंट के बारे में, लिखे धनुषकोडी, स्पेलिंग DHANUSHKODI। धनुषकोडी, धनुषकोडी ऑन द तमिलनाडु कोस्ट इन इंडिया। धनुषकोडी on the Tamil Nadu coast in India is only 32 kilometers away from Sri Lanka. Is only 32 kilometers away from Sri Lanka. और श्रीलंका का वो कौन सा पॉइंट है? वो कौन सा पॉइंट है जो धनुषकोडी के सबसे पास में है? क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ही राम सेतु है जी, समझ रहे हो? धनुषकोडी इंडियन साइड और एक पॉइंट है श्रीलंका का। श्रीलंका के ब्रैकेट में लिख लेना, नाम है तलाय मनार। पॉइंट का नाम है तलाय, TALAIMANAR, तलाय मनार। तो ये धनुषकोडी और तलाय मनार को कनेक्ट करता है राम सेतु। तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से केवल 32 किलोमीटर ही दूर है। तो आप लोग भाई राम सेतु की लेंथ भी मतलब पता कर ही सकते हो ऑलमोस्ट, कि 32 किलोमीटर की लेंथ तो है ही, मतलब छोटी मोटी लेंथ नहीं होती, 32 किलोमीटर पानी में बहुत होता है। चलिए जी, तो ये हो गया कुछ इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब मैं इंडिया के फिजिकल फीचर्स पर आ रहा हूं, और जब फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो सबसे बड़ा यही टॉपिक है जी। उसके बाद तो खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट, कुछ है ही नहीं। इंडियन ज्योग्राफी खत्म, मेरा सिलेबस खत्म। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की बात करें, सबसे पहले अगर मैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की बात करता हूं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अगर आप इंडिया को ऊपर से देखें तो आपको कौन कौन सी इंडिया में चीजें नजर आती हैं, भाई इसी को फिजिकल फीचर्स कहते हैं। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम देखें तो इंडिया के नॉर्थ में सर हिमालयाज नाम का एक आप लोगों को पर्वत दिखता है। तो मैं पहले आपको फिजिकल फीचर्स ड्रॉ करके बता दूं, जो सारी चीजें मैं कवर करूंगा क्लास में। चलिए जी, सबसे पहले तो अगर हम देखते हैं तो इंडिया के नॉर्थ में ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाला जो पार्ट है, यहां पर 3 माउंटेन चेन चलती है। उसके बाद पंजाब से शुरू हो जाते हैं माउंटेन कंटिन्यूअसली अरुणाचल प्रदेश तक, और ये माउंटेन की 3 पार्ट्स है, 1, 2 और ये 3 हो गए। उसके बाद अगर यहां पर देखें, यहां पर एक माउंटेन और चलते हैं, और फिर ये वाला पोर्शन पूरा डेजर्ट है। फिर इंडिया में महाराष्ट्र साइड से माउंटेन चल रहे हैं बिल्कुल कोस्ट के पास पास, ये कन्याकुमारी तक, और कुछ माउंटेन ये वेस्ट बंगाल की कोस्ट से आते हैं, बट ये बीच बीच से आधे आधे टूटे टूटे से, ये कंटिन्यूस नहीं है। चलिए जी, एक बार इसको एक बार समझ लेते हैं कि ये सारी चीजें क्या है। कुछ माउंटेन इसके सेंटर में भी चल रहे हैं। अब इन सभी माउंटेन्स के नाम मैं आपको बता दूं, ये ऊपर जो चलने वाले माउंटेन्स है इनको तो आप लोग हिमालयास कह रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये सेंटर में जो माउंटेन चल रहे हैं ऊपर की तरफ, एक काम करते हैं, इनको ना अल्फाबेट दे देते हैं, A, B, इसको C बोल देता हूं, D, दिस इज E। तो जो A वाला माउंटेन है इसको तो आप लोग बोल रहे हैं यहां पर विंध्यास,
ये जो आपके जनगण मन में भी है, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, विंध्या के बिल्कुल नीचे सतपुरा, इसको सतपुरा कहते हैं। माउंटेन नंबर सी अरावली है, ये अरावली हो गया। डी को आप बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स, ये वेस्टर्न घाट्स हो गया। ई हो गया ना फिर तो अब, हाँ नंबर ई हो गया ईस्टर्न घाट्स, ये ईस्टर्न घाट्स। उसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देख लेते हैं एक बार, ये विंध्या के ऊपर जो आपको ये प्लेन सा रीजन दिख रहा है, इसको कहा जाता है नॉर्थ प्लेन्स, इसको ग्रेट नॉर्थ प्लेन्स कहा जाता है। ये पूरा पार्ट प्लेन्स है, प्लेन्स मतलब पूरा मैदान, इतना बड़ा मैदान है ये कि यहां पर गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा और इंडस, इन चारों रिवर ने जो मिट्टी डिपॉजिट करी है, उस मिट्टी से ये प्लेन बना है। ये वाला पोर्शन हो गया थार, ये थार डेजर्ट हो गया। उसके बाद ये बीच में जो मैंने बनाए हैं, ये सब प्लेट्यू है। और अगर हम प्लेट्यू की बात करें तो प्लेट्यू क्या होता है भाई, ऊपर से प्लेन बट थोड़ा सा हाइट में ऊंचा, ये प्लेट्यू हो गया और ये प्लेन हो गया। इसको प्लेन कहोगे और ये प्लेट्यू है दोनों ही सपाट, बट प्लेट्यू थोड़ा प्लेन से ऊंचा होता है। तो 3 प्लेट्यू है आपके पास, एक सेंटर में ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, है तो वैसे बहुत सारे, बट 3 ये मेजर प्लेट्यू कही जाते हैं। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, जो अपन यहां पे शेड कर रहे हैं, यहां तक और ये इधर, ये आप लोगों की कोस्टल बाउंड्री है, मतलब यहां पर सारे बीच वगैरह देखने को मिलते हैं। तो ये वाला हो गया वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, दिस इज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और इसको कहा जाता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, बस इतना हो गया। उसके बाद कुछ 220 से 440 किलोमीटर दूर छोटे छोटे आइलैंड्स केरला से, लक्षद्वीप इधर है, और कुछ आइलैंड्स हम लोगों के यहां पर चलते हैं, और इन आइलैंड्स को आप लोग अंडमान निकोबार कहते हैं। तो ये इंडिया के कुछ फिजिकल फीचर्स हैं जो आप लोगों ने देखे, और इन्हीं सारे फिजिकल फीचर्स को एक एक करके अपन अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी खत्म, ये सबसे बड़ा टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी का। इसमें सबसे पहले मैं हिमालय शुरू कर रहा हूं, ठीक है? एक बार बना लो, बन जाएगा मुझे बता देना। मैम आपका बन गया? बाकी सबका ऑनलाइन, सबका बन गया? हटा दूं? ऑनलाइन बेटा सबका बन गया? यस सर, प्लीज साइड। मैम एक बार जब सबका बन जाएगा मुझे यस लिख देना एक बार प्लीज। चलो जी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन लोग हिमालय शुरू कर रहे हैं। अगर हिमालय को भी ढंग से देखें तो एक चीज तो आपको समझ में आ रही होगी मैप में देखकर, कि कुछ तो हिमालयस हैं जो लद्दाख में चल रहे हैं, ठीक है, अलग से लद्दाख जम्मू कश्मीर, और कुछ हिमालयस हैं जो पंजाब से अरुणाचल प्रदेश कंटिन्यूसली दीवार की तरह चल रहे हैं। और एकदम से पता नहीं इनको क्या हो जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश पहुंचते ही ये लोग म्यांमार नहीं जा रहे, साउथ में टर्न ले रहे हैं, है ना जी। तो इन्हीं सब चीजों को देखकर हिमालयस को 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। सबसे पहले अपन हिमालय जी शुरू कर रहे हैं, और अगर हिमालयस को ढंग से देखें तो ये 3 माउंटेन चेन तो चल रही है नॉर्थ में, एक माउंटेन चेन चलती है भारत के बाहर। इन चारों के नाम मैं आपको सबसे पहले बता दूं।
इस वाली माउंटेन को, इस पूरी चेन को कहा जाता है काराकोरम। इसको आप बोलते हैं काराकोरम रेंज। सेंटर वाली रेंज है लद्दाख, दिस इज कॉल्ड लद्दाख रेंज। और तीसरी सबसे नीचे वाली रेंज को आप लोग बोलते हैं जास्कर, यह है जास्कर रेंज। और ये जो इंडिया के बाहर आपको देखने को मिल रही है, दिस इज कैलाश, ये कैलाश रेंज है। इसी कैलाश रेंज के दर्शन करने के लिए वेस्टर्न सेक्टर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा निकलती है, जो मैंने आपको बताया था। सॉरी, मैं वेस्टर्न ही, मिडिल सेक्टर से। इन चारों की चारों रेंजेस को अगर जोड़ दिया जाए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, इन चारों रेंज को एक नाम दिया गया है और वो है ट्रांस हिमालयास। तो ट्रांस हिमालयास है कैटेगरी नंबर 1। ट्रांस हिमालयास, जिसमें आप लोग हिमालयास के 4 रेंज देखते हैं। उसके बाद अब हिमालयास को देखा जाए तो ये पंजाब से शुरू हो जा रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश तक कंटिन्यूसली चल रहे हैं। अगर इन हिमालयास को देखें तो सबसे ऊपर वाली हिमालय की रेंज जो है, सबसे ऊपर वाली, इसको कहा जाता है हिमाद्री। सेंटर वाली को आप बोलते हैं हिमाचल, और सबसे नीचे वाली हो गई शिवालिक। तो हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, ये होगी आपकी हिमालय की दूसरी। और इनको हमने नाम दिया हिमालयन माउंटेन रेंजेस। ये हो गया हिमालयन माउंटेन रेंजेस। ये है कैटेगरी नंबर बी। और उसके बाद अगर हम ढंग से देखें तो हिमालयों ने एकदम से साउथवर्ड टर्न ले लिया है नीचे की तरफ, अरुणाचल प्रदेश पहुंचते ही। ये साउथवर्ड हिमालयास को हम लोग बोलते हैं ईस्टर्न हिल्स, इनको कहा जाता है ईस्टर्न हिल्स, या इनको एक नाम और दिया जाता है जो नाम है पूर्वांचल। इनको पूर्वांचल कहा जाता है। तो एक बार यहां पे जल्दी से लिख लेते हैं, ये सारा स्लाइड बना लो, इसी के बारे में मैं आपको लिखवा रहा हूं। तो यहां पे लिख लीजिए, द ग्रेट हिमालयाज आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। द ग्रेट हिमालयाज आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। द ग्रेट हिमालयाज आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स लॉन्गिट्यूडनली। लॉन्गिट्यूडनली मतलब समझ में आ रहा है जी? नहीं, लॉन्गिट्यूडनली थोड़ा ना होगा, लेटिट्यूडनली होगा। हाँ, लेटिट्यूडनली। द ग्रेट हिमालयाज आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स लेटिट्यूडनली, क्योंकि लेटिट्यूड, इसको हॉरिजॉन्टली तो बांट रहे हैं सभी को। द ग्रेट हिमालयाज आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स लेटिट्यूडनली, जिसमें पहला तो हो गया ट्रांस हिमालयास। और अगर ट्रांस हिमालयास के बारे में कुछ लिखवाऊं तो पहले ट्रांस हिमालयास को ही लिख लेते हैं भाई। ट्रांस हिमालयास में आप लोगों की आती है 4 रेंजेस। द ट्रांस हिमालयास कंसिस्ट ऑफ 4 रेंजेस, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड कैलाश। ट्रांस हिमालयास कंसिस्ट ऑफ 4 रेंजेस, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड कैलाश। ट्रांस हिमालयास आर डिवाइडेड इनटू 4 रेंजेस, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। इसमें सबसे पहले मैं आपको काराकोरम के बारे में कुछ बता दूं। भाई काराकोरम अगर हम देखें तो इट इज द नदर्न मोस्ट रेंज ऑफ ट्रांस हिमालयास। ट्रांस हिमालयास की सबसे नदर्न मोस्ट रेंज है काराकोरम, ठीक है। इट फॉर्म्स बाउंड्री विद अफगानिस्तान एंड चाइना। काराकोरम के बारे में लिख लीजिए, इट फॉर्म्स बाउंड्री विद चाइना, अफगानिस्तान। इट फॉर्म्स बाउंड्री विद चाइना, अफगानिस्तान। पहला पॉइंट आप लोगों ने लिखा था, इट लाइज, मतलब अपना, इट इज द नदर्न मोस्ट रेंज ऑफ ट्रांस हिमालयास इन इंडिया। इट फॉर्म्स बॉर्डर विद चाइना एंड अफगानिस्तान। एवरेज विड्थ लिख लो, विड्थ का मतलब हो गया चौड़ाई। एवरेज विड्थ इस रेंज की है 110 से 130, 110 से 130 किलोमीटर की इसकी एवरेज विड्थ है। 130, 110 टू 130 एवरेज विड्थ। अब बात कर लेते हैं आगे, इस काराकोरम रेंज में है क्या। तो इट
इज द होम ऑफ माउंट केटू। काराकोरम रेंज में एक चोटी है माउंट केटू, इट इज द होम ऑफ माउंट केटू। माउंट केटू जो है भाई, यहां पर एक चोटी है माउंट केटू के नाम से, और यहां पर पीक्स को आप लोग ट्रायंगल से डिनोट करते हैं। माउंट केटू को एक नाम और दिया जाता है, गॉडविन ऑस्टिन। माउंट केटू इज ऑल्सो नोन एज गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन की हाइट 8611 मीटर्स है, 8611 मीटर्स, ये गॉडविन ऑस्टिन की हाइट है। और गॉडविन ऑस्टिन के बारे में लिख लीजिए, इट इज द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। मतलब माउंट एवरेस्ट के बाद अगर दूसरी सबसे ऊंची चोटी कोई है तो वो यही है, माउंट केटू। और माउंट केटू कंचनजंगा नहीं है, कंचनजंगा आपके सिक्किम बॉर्डर में मैंने आपको बता दिया था। कंचनजंगा की बात करें तो वो थर्ड हाईएस्ट पीक है दुनिया में, कंचनजंगा। इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक कंचनजंगा मानी जाती है। केटू क्यों नहीं मान रहे हो? क्योंकि देखो हमारे कंट्रोल में नहीं है यार, पीओके में चली गई। और अगर वो ये बोले ना जनरली कौन सी हाईएस्ट पीक है, तो ऑफ कोर्स अगर केटू ऑप्शन में है तो केटू को टिक करोगे, केटू ऑप्शन में नहीं है तो कंचनजंगा टिक करोगे, केटू को टिक करोगे मैम। कंचनजंगा और केटू दोनों ही दे दिया कर, वैसे तो देंगे नहीं, अगर दोनों दे दी तो ऑफ कोर्स केटू को टिक करोगे, क्योंकि इंडिया का एविटेबल पार्ट है ना। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि नहीं पाकिस्तान में चलेगी तो सर हम नहीं मान रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं सर। पानी के लिए बोलते ना उनको एक बारी। और चाय, चाय मिलेगी क्या? इसके बाद आगे चलते हैं। काराकोरम रेंज में कुछ ग्लेशियर्स भी हैं आपके पास। तो देयर आर सम प्रोमिनेंट ग्लेशियर्स इन दिस रेंज। जैसे पहला सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम रेंज में ही पड़ता है, सियाचिन। और दूसरा ग्लेशियर है रेमो ग्लेशियर। तो सियाचिन और रेमो जैसे ग्लेशियर्स काराकोरम रेंज में ही पड़ते हैं। चलो अब मैं लद्दाख की बात करता हूं। लद्दाख के बारे में ऐसा कुछ लिखना है आपको है नहीं, वैसे थोड़ा आपको बता दूं। जो लद्दाख है वो शायोक रिवर से शुरू होते हैं, जो लद्दाख माउंटेन रेंज है। तो यहां पे लिख लीजिए एक पॉइंट लद्दाख रेंज के बारे में। लद्दाख रेंज स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ ऑफ शायोक रिवर। लद्दाख रेंज स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ ऑफ श्योक रिवर। Ladakh range starts from the mouth of Shyok River and extends towards the Indo-Tibetan border. 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 तो ये आपका कुछ कुछ हो गया लद्दाख के बारे में। ऐसा आपको जास्कर के बारे में कुछ लिखना नहीं है, जास्कर बहुत छोटा सा रेंज है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ट्रांस हिमालयास। अब मैं जल्दी से आपको हिमालयास की बाकी 3 चोटियों के बारे में दिखा दूं, इसके ऊपर नोट्स आपको प्रॉपर मिल रहे हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहले तो हिमाद्री है, उसके बाद बीच में हिमाचल रेंज, और फिर आता है आपके पास शिवालिक। तो हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। इसमें सबसे पहले मैं हिमाद्री के बारे में आपको बता दूं, तो दुनिया की कुछ हाईएस्ट पीक्स वो हिमाद्री रेंज की पार्ट है। जैसे माउंट एवरेस्ट हिमाद्री में आता है, ये ट्रांस हिमालयाज में नहीं आता। माउंट कंचनजंगा हिमाद्री में आता है, ट्रांस हिमालयाज में नहीं आता, ठीक है। नामचा बारवा, नंगा पर्वत, ये कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों के माउंटेन रेंज पीक्स हैं जो आती हैं हिमालयाज में। तो आइए एक बार शुरू कर लेते हैं हिमालयाज के बारे में। सबसे पहले आपके पास हिमालयाज ही हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि पामीर प्लेट्यू से शुरू हो जाते हैं। भाई इंडिया के ऊपर एक प्लेट्यू है, ये बना लीजिएगा अगर बनाना है तो। इंडिया के ऊपर, हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये चाइनीज कंट्रोल में आता है। प्लेट्यू का नाम है पामीर प्लेट्यू, दिस इज कॉल्ड पामीर प्लेट्यू। और अगर हम पामीर प्लेट्यू की बात करें तो दिस इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ऊंचा है। और हाईएस्ट है इसलिए इसको बोल दिया जाता है कि यू आर द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, तो इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी बुलाया जाता है। तो पामीर क्या बोलता है, पामीर से शुरू होते हैं सर माउंटेन 3 पार्ट्स में।
इंडिया की तरफ जो माउंटेन आ जाते हैं उसको हिमालयाज बोल रहे हैं। चाइना की तरफ जो माउंटेन चले जाते हैं वो तियान शान है, चाइना की तरफ तियान शान, और अफगानिस्तान की तरफ जो चले जाते हैं वो हिंदू कुश। तो पामीर होम है तीनों माउंटेन रेंजेस का, इंडिया की तरफ हिमालयाज, चाइना की तरफ तियान शान, अफगानिस्तान की तरफ हिंदू कुश। तो वो यही बोल रहा है कि पामीर प्लेट्यू से म्यांमार बॉर्डर तक एक चेन है माउंटेन की जो 3600 किलोमीटर तक अनइंटरप्टेड चलती है, एक आर्क फॉर्मेट में। आर्क ही तो है जी, एक आर्क फॉर्मेट में अगर आप देखें तो पामीर से लेकर म्यांमार बॉर्डर तक बिल्कुल अनइंटरप्टेड चेन ऑफ हिमालयाज है। 3600 किलोमीटर की ये चेन है, जिसकी विड्थ अगर हम देखें, चौड़ाई विड्थ अगर आप देखो तो थोड़ा बहुत विड्थ आपको वेस्ट में ज्यादा देखने को मिलेगा। 400 किलोमीटर तक का विड्थ आपको वेस्ट में देखने को मिलेगा, 400 किलोमीटर, और ईस्ट में विड्थ जो है वो केवल 150 रह जाता है। तो वो यही बोल रहा है कि 400 से 150 किलोमीटर की विड्थ के साथ 3600 किलोमीटर तक अनइंटरप्टेड ये माउंटेन्स इंडिया के नॉर्थ में एक दीवार की तरह खड़े हैं। और बेटा ये माउंटेन्स अगर नहीं होते ना तो आप इंडिया के लिए एक शब्द यूज नहीं करते जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। देखो वैसे तो इंडिया इज अ पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, ये तो सभी को पता है, बट आप सब कॉन्टिनेंट इंडिया को क्यों बोलते हैं? सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या है? एक ऐसा पार्ट जो एक अलग से कॉन्टिनेंट होने का आप लोगों को फीचर्स दिखाता है। अलग से कॉन्टिनेंट, हम अलग से कॉन्टिनेंट तो है नहीं, इसलिए आप उनको सब कॉन्टिनेंट कह दिया गया। सब कॉन्टिनेंट का मतलब यहां पर क्या है कि अगर ये हिमालयाज नहीं होते तो ऑल ओवर एशिया की तरह ही सारा माउंटेन रेनफॉल पैटर्न हमारा भी सेम ही होता। हिमालयाज की वजह से एनवायरमेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं, रेनफॉल पैटर्न देखने को अलग से मिलता है। मॉनसून जैसे हो गया, मॉनसून एशिया में केवल इंडिया और इंडिया के आसपास की कंट्रीज को ही प्राप्त है, और आसपास और कहीं पर भी आप लोगों को मॉनसून देखने को नहीं मिल रहे हैं। ठीक है जी। तो लैटिट्यूडनली अगर हम इसका डिवीजन देखें तो सबसे पहले तो लैटिट्यूडनल डिवीजन में आपके पास आ जाता है हिमाद्री। हिमाद्री जिसको ग्रेटर हिमालयास कहा जाता है। एक बार हिमाद्रीज के बारे में देख लेते हैं भाई साहब। पूरे हिमालयास की सबसे हाईएस्ट रेंज है ये। अगर हम हिमाद्री की विड्थ के बारे में बात करें, विड्थ 120 से 190 किलोमीटर के विड्थ है। हिमाद्री आप लोगों ने सबने ड्रॉ कर ली है, मैं हिमाद्री के बारे में बता रहा हूं। 120 से 190 किलोमीटर की विड्थ है हिमाद्री की, और हर एक पीक जो हिमाद्री पर मिलती है वो ऑन एन एवरेज 6000 मीटर की तो है ही। तो इस पूरे की पूरे हिमाद्री की एवरेज हाइट 6000 मीटर्स है। कुछ हाईएस्ट पीक के बारे में बता दूं तो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक है इस पूरे हिमाद्री की, और ना तो केवल हिमाद्री की हाईएस्ट है बट इट इज ऑल्सो द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट को दुनिया माउंट एवरेस्ट बोलती है, इंडिया माउंट एवरेस्ट बोलता है, बट नेपाल में, माफ कीजिएगा, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। सागर माथा ये माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम है। और इसी माउंट एवरेस्ट को एक नाम और दिया जाता है विच इज कॉल्ड चोमुलुंगमा। इसको चोमुलुंगमा बोलते हैं तिब्बतियंस। तो तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को चोमुलुंगमा, सागर माथा ये नाम है नेपाल में, माउंट एवरेस्ट इसको इंडियंस बोलते ही हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों को याद करनी है एज फार एज हिमाद्री इज कंसर्न्ड। चलिए जी, इसके बाद हिमाद्री के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा हिमाद्री में कुछ और भी पीक्स आपको देखने को मिलेंगी, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हिमाद्री के मैं और बता दूं तो इसी हिमाद्री रेंज में जो पीक है कंचनजंगा, दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। कंचनजंगा की हाइट यहां पे लिख लेना 8586 मीटर्स। 8586 मीटर्स। माउंट एवरेस्ट की तो आपके पास लिखी हुई है 8848। कंचनजंगा की हाइट 8586 मीटर्स है और नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर है। माउंट केटू मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, माउंट केटू हिमाद्री का पार्ट नहीं है। माउंट केटू इज इंडियाज हाईएस्ट माउंटेनियस इंडियाज हाईएस्ट माउंटेन पीक, बट यहां पे मैंने अच्छे से लिखा हुआ है कि इट इज इन द काराकोरम कैटेगरी। काराकोरम कैटेगरी, अब आपको समझ में आ जाएगा क्या मतलब है इसका। अब भाई सृष्टि ने हिमालयास तो दे दिए, अब इस हिमालय को क्रॉस कैसे करें? क्या हिमालय तोड़े? तो हिमालय को तोड़ने की जरूरत नहीं है। नेचर ने बाय डिफॉल्ट आपको कुछ रास्ते दे रखे हैं जो हिमालयास जैसे माउंटेन को आप लोग क्रॉस कर सकते हैं, और इन नेचुरल रास्तों को कहा जाता है पासेस। क्या बोलते हैं आप लोग? माउंटेन पासेस। तो जो बुक आपको यहां से ज्योग्राफी की मिलेगी उसमें सारे माउंटेन पासेस मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पास यहां पर शिपकिला, जोजिला, नीतिला, लिपुलेखला,
थागला, नाथुला। तो यहां पर तिब्बत में पासेस को ला कहा जाता है। ये भी आप देख लीजिए, जैसे रोहतांग पास, ये तो बहुत फेमस है रोहतांग पास। अगर आप कभी जाए मनाली तो रोहतांग पास लिखा हुआ नहीं दिखेगा आपको वहां पर, वहां पे उसका नाम लिखा होगा रोहतांग ला। अगर आप में से कोई अभी रिसेंटली गया है तो बता सकता है, रोहतांग पास को रोहतांग पास नहीं लिख रहे हैं ये लोग, उसको रोहतांग ला लिख रहे हैं। तो तिब्बत में या तिब्बतियन लैंग्वेज में पासेस को ला कहा जाता है। पासेस होते क्या है सर? किसी भी माउंटेन चेन को क्रॉस करने का एक नेचुरल रास्ता, बाय डिफॉल्ट जो नेचर ने दिया है, इसको पास कहते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस जो आपके पास हिमाद्री रेंज में है वो आपके पास यहां पर लिखे हुए हैं, और हर एक माउंटेन पास किसी दो पॉइंट को कनेक्ट करता है ना। तो जल्दी से हेडिंग डाल देते हैं, इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस ऑफ हिमाद्री। चलिए जी, तो कुछ अपने मेजर माउंटेन पासेस की बात कर लेते हैं। और जैसे मैंने बोला, हर माउंटेन पास किसी ना किसी एरिया को कनेक्ट कर रहा है। चलिए, इसमें सबसे पहले नाम लिखिए मैम, खुंजिराब। खुंजिराब ला। खुंजिराब ला की स्पेलिंग बता दूं, KHUNJERAB, KHUNJERAB, खुंजिराब ला। तो ये इंपॉर्टेंट पास है। बात करते हैं कि ये किस किस को कनेक्ट करता है। तो खुंजिराब पास कनेक्ट करता है कश्मीर वैली को चाइना से। इट कनेक्ट्स कश्मीर वैली विद चाइना। उसके बाद नेक्स्ट मिंताका पास। नेक्स्ट मिंताका पास, अगला पास है मिंताका, MINTAKA, मिंताका। मतलब इतना मान के चलो कि जितने भी हिमाद्री माउंटेन रेंज में जो पासेस है ना मैम, ये इंडिया चाइना को ही कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हिमाद्री की उस तरफ तो चाइना ही है ना। तो मिंताका पास भी कश्मीर चाइना के बीच में है, खुंजिराब भी कश्मीर चाइना के बीच में है। नेक्स्ट परपिक पास, परपिक, PARPIK, परपिक, हटा दूं कोई दिक्कत? परपिक, परपिक भी कश्मीर चाइना के बीच में है। नेक्स्ट अघिल, अघिल पास के बारे में लिख लीजिए, AGHIL, अघिल। जो अघिल पास है बेटा, ये चलता है लद्दाख और जिंजियांग के बीच। जिंजियांग आपको समझ में आ गई होगी अब, लद्दाख और जिंजियांग के बीच में है अघिल पास। जिंजियांग जिसको हम लोगों ने लिखा था सिनकियांग भी, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूं बनिहाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। बनिहाल पास की बात करते हैं। बनिहाल जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करता है। अगर बनिहाल पास पर अटैक हो जाए तो जम्मू और श्रीनगर के बीच की कनेक्टिविटी विल बी लॉस्ट। तो बनिहाल पास कनेक्ट्स जम्मू विद श्रीनगर। बनिहाल, BANIHAL, BANIHAL, बनिहाल पास, इट कनेक्ट्स जम्मू विद श्रीनगर, ठीक है। और बनिहाल पास के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, जवाहर टनल। भाई अगर मैं जम्मू से श्रीनगर जाऊं तो कौन सा रास्ता लेना पड़ेगा? जम्मू से श्रीनगर एक टनल चल रही है, जवाहर टनल। जवाहर टनल जो है वो इसी पास से निकलती है। तो यहां पे लिख लीजिए, जवाहर टनल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड अंडर दिस पास। जवाहर टनल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड अंडर दिस पास, ठीक है। तो पहले क्या होता था, पहले आपको बनिहाल पास से होकर जाना पड़ता था, ठीक है। अब इस पास के नीचे से ही सुरंग खोद दी, जिसको आपने जवाहर टनल बोला। 11 किलोमीटर की लंबी सुरंग है मैम, ये भाई साहब बहुत लंबी है, 11 किलोमीटर लॉन्ग। और अगर किसी माउंटेन पास के नीचे से होकर निकलती है तो खतरा बढ़ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो प्रॉब्लम यहां पर यह है कि अगर बाई चांस कुछ भी मिसहैप हो गई, जैसे पानी का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि वो टनल में तो बढ़ता ही है, तो पूरी टनल कोलैप्स कर जाएगी। कोलैप्स हुई तो हुई, जो लोग मरेंगे वो अलग। और यहां पर तो वो रानीगंज वाला क्राइसिस भी नहीं है कि ऊपर से खोद के निकाल लोगे लोगों को, मरना तो निश्चित ही है अगर मरी तो ये हो गया बनिहाल पास। इसके बाद बेटा नेक्स्ट पास का नाम लिखो, चांगला। चांगला, इसमें ला का मतलब पास हो गया, तो चांग पास भी इसको लिख सकते हो आप, चांग, CHANG, ला, LA। मैं सारे माउंटेन पासेस एक बार रिपीट कर रहा हूं, ये आपको नोट्स में नहीं मिलेंगे, ठीक है। चांगला के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। चांगला कनेक्ट करता है लद्दाख को तिब्बत से। चांगला कनेक्ट्स लद्दाख विद तिब्बत।
नेक्स्ट खारदुंगला, खारदुंग KHARDUNG, खारदुंगला। जी, तो खारदुंगला कलेक्ट करता है ले को लद्दाख से, ले टू लद्दाख। अच्छा, हर किसी का बहुत सपना होता है भाई कि जाएंगे सर, बाइक पर जाएंगे ले से लद्दाख। तो दुनिया की हाईएस्ट मोटरेबल रोड इसी पास से होकर निकलती है, वो जो आपको ले से लद्दाख कनेक्ट करती है ना। तो लिख लीजिए द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड passes थ्रू दिस पास। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड passes थ्रू दिस पास। देखो ये क्वेश्चन ना जुडिशरी में आया था 2022 में, यूपी जुडिशरी 2022 में पेपर हुआ था। हाँ 2022 में हुआ था शायद, 15 मार्च 2022 का पेपर है। और क्वेश्चन आया था द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड पासेस थ्रू विच पास इन इंडिया। पहला था खुंजराब, सेकंड था रोहतांग, थर्ड था दिहांग, और जो चौथा पास है बनिया वो आपने यहाँ पे नाम लिखा था खारदुंगला। और यहाँ पे लोगों ने लगा दिया था रोहतांग, क्योंकि नाम यही सुना हुआ ना, रोहतांग पास ही सुना हुआ, यही होगा सर। तो मतलब दुनिया की हाईएस्ट जो वो है मोटरेबल रोड है वो यहीं से पास होती है। और यहाँ पर एक और लिख लो मैम इसी के ब्रैकेट में, जो खारदुंगला है ना, इस खारदुंगला का एक पार्ट जो है वो उमिंगला भी है। तो अगर बाय चांस खारदुंगला नहीं लिखा हुआ आया पेपर में, बाय चांस नहीं आया, और खारदुंगला के ब्रैकेट में एक नाम और लिख लो उमिंगला, UMLING, उमिंगला। तो खारदुंगला का दूसरा नाम है ये उमिंगला। और कहा जाता है कि ये रोड विंटर सीजन में बंद हो जाती है। ऑफ कोर्स बंद होगी, मौत से थोड़ा ना खेलोगे, हैवी स्नोफॉल, भाई रोहतांग जैसी रोड्स बंद हो जाती हैं, इसलिए अटल टनल खोली। भाई अटल टनल को बनाने का सिंपल सा रीजन क्या था कि रोहतांग पास का पूरा रोड जो है वो ब्लॉक हो जाता है विंटर सीजन में, तो ये पूरी भी विंटर सीजन में ब्लॉक रहती है रोड। इसके बाद मैं नेक्स्ट पास के बारे में लिख रहा हूं। नेक्स्ट पास का नाम है लनक, लनक LANAK, लनकला। बहुत इंपॉर्टेंट पास है, इंडिया चाइना को तो जोड़ता ही है, बट चाइना की तरफ अक्साई चिन, मतलब अगर आपको इंडिया से अक्साई चिन जाना है, अक्साई चिन जो इस समय चाइना के पास है, तो उस अक्साई चिन को जाने के लिए आपको लनक पास से होकर निकलना पड़ेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, तिब्बत की कैपिटल बता सकते हो? तिब्बत की कैपिटल जहां पे दुनिया की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है, वो दलाई लामा वाली जी, कैपिटल ऑफ तिब्बत। तो वो जुडिशरी याद है सबको, या उसमें भी ऐसी कंफ्यूज हो? लहासा नाम सुना कभी? लहासा नहीं, नाम सुना है लहासा? हाँ, तो लहासा को जाने के लिए रोड भी लनक पास से ही होकर निकलती है। तो ये भी लिख लीजिए, दिस पास ऑल्सो प्रोवाइड्स पैसेज बिटवीन लद्दाख एंड लहासा। दिस पास ऑल्सो प्रोवाइड्स पैसेज बिटवीन लद्दाख एंड लहासा। दिस पास ऑल्सो प्रोवाइड्स एक्सेस बिटवीन लद्दाख एंड लहासा। तो ये कुछ मेजर पासेज हैं जो आप लोग इंडिया के नॉर्थ में देख सकते हो, ठीक है। और ज्यादातर जो पासेज है ना मैम, वो नवंबर से अप्रैल के बीच में बंद रहते हैं। लाइक अभी टाइम हो गया अक्टूबर सितंबर, तो अक्टूबर इज द लास्ट मंथ जो आप जा सकते हैं घूमने के लिए। नवंबर से अप्रैल ऑलमोस्ट सारे पासेज यहां पर बंद रहते हैं। लनक पास के बाद नेक्स्ट पास का नाम लिख लीजिए पीर पांजाल पास। पीर पांजाल, कुछ इंपॉर्टेंट पासेज यहां पर आपके पास लिखे भी हैं, पीर पांजाल। और ये जितने पासेज आपने अभी लिख रहे हो ना बेटा, ये सारे पासेज जम्मू कश्मीर में हैं। मैं ये भी बता दूं, स्टेट वाइज पासेज लिखवा रहा हूं, ऑल दीज पासेज आर इन जम्मू कश्मीर, जितने भी अभी तक मैंने लिखवाए हैं। तो पीर पांजाल पास के बारे में लिख लेना, जम्मू और कश्मीर वैली को जोड़ सकता है, मतलब जोड़ता है, ये पीर पांजाल पास है। उसके बाद नेक्स्ट पेंसिला, पेंसिला पास पर भी क्वेश्चन आया था। पेंसिला पास, पेंसिला पास को पाकिस्तानियों ने टारगेट किया था कारगिल वॉर में। पेंसिला पास की स्पेलिंग बता रहा हूं, PENSI, पेंसिला। पेंसिला
कश्मीर वैली को कारगिल से जोड़ता है. इट कनेक्ट्स कश्मीर वैली टू कारगिल. पेंसिला. नेक्स्ट, यहां पे कुछ नाम भी लिखा है. जोजिला, इधर लिखा भी हुआ है, मैं लिखवा भी रहा हूं आपको जोजिला पास के बारे में. जोजिला पास जोड़ता है श्रीनगर टू ले वाया कारगिल. श्रीनगर टू ले वाया कारगिल जोजिला पास जोड़ता है. श्रीनगर टू ले वाया कारगिल. और इस पूरे की पूरे पास को NH-1D भी कहा गया है, नेशनल हाईवे नंबर 1D. बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा पास, क्योंकि मैंने बोला श्रीनगर से ले जाने का रास्ता वाया कारगिल जोजिला से निकलता है. तो ऐसे इंपॉर्टेंट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ना BRO के अंडर आते हैं. BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन. इंपॉर्टेंट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वही बनाता है. तो ये नेशनल हाईवे नंबर 1D जो है ये BRO ने बनाया है. चलो जी, उसके बाद मैं कुछ हिमाचल प्रदेश के पास बता दूं. हिमाचल प्रदेश, अभी तक आपने जम्मू कश्मीर के लिखे थे, अब मैं HP के बता दूं. HP का सबसे पहला पास, यहां पे नाम भी लिखा हुआ है, बारालाचाला. लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, यहां पे लिख लो बारालाचाला. बारालाचाला पहला पास HP का, हिमाचल प्रदेश. बारालाचाला पास आपको HP से जम्मू कश्मीर के बीच में कनेक्टिविटी देता है. तो इट कनेक्ट्स HP टू लद्दाख. अब तो ये लद्दाख हो गया, पहले आप इसको जम्मू कश्मीर काउंट कर सकते थे. बारालाचाला पास. नेक्स्ट है देपसा. अच्छा, आपने कुल्लू सुना है और स्पीति? हाँ, तो ये मजा आएगा फिर पढ़ के. देपसा पास. नेक्स्ट है देपसा, DEBSA. ये भी हिमाचल प्रदेश में है. इट कनेक्ट्स कुल्लू एंड स्पीति. इट कनेक्ट्स कुल्लू एंड स्पीति. उसके बाद वर्ल्ड फेमस, ये तो पता ही है, रोहतांग पास. रोहतांग पास एक्चुअली इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? क्योंकि कुल्लू से अगर लाहौल स्पीति जाना है, हिमाचल प्रदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट है, लाहौल एंड स्पीति, और कुल्लू भी एक डिस्ट्रिक्ट है. तो कुल्लू से लाहौल स्पीति जाने के लिए रोहतांग पास. और जब रोहतांग पास बंद हो जाता था ना नवंबर और अप्रैल के बीच में, तो ये समझ लो कि लाहौल स्पीति से 6-6 महीने की कनेक्टिविटी गायब. इसलिए लाहौल स्पीति में लोगों का ना एक ट्रेंड है. ट्रेंड क्या है कि ये लोग सब्जियां सुखा लेते हैं, फ्रूट्स. कभी आपने कभी जाओ अगर हिमाचल या मनाली ना, तो आपको मैंगो मिलेंगे, ड्राई मैंगो. खाए कभी? नहीं. बिल्कुल जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, वैसे ड्राई फ्रूट्स, ओरिजिनली फ्रूट्स को ये लोग ड्राई करके बेचते हैं. बेरीज मिलेंगी, मैंगोज, एप्पल्स, तो ये सब छत पर सुखा लेते हैं अच्छे से उसे. हाँ, वो पापड़ बना देते हैं उसका. तो और वो बहुत सॉफ्ट पापड़ होता है मैम, मतलब मीठा होता है. तो ऐसा लगता है कि ये क्या चीज है, बट वो एक्चुअली में ओरिजिनल मैंगो है. क्योंकि वैसे तो प्रिजर्व नहीं कर सकते हो ना, सुखा कर लंबा प्रिजर्व कर सकते हो. यहां पर लोगों के पास कैनिस्टर्स होते हैं बड़े बड़े, यहाँ पर आटा, गेहूं, चावल, 6-6 महीने का राशन हर घर स्टोर करके रखता है. क्यों? क्योंकि पहले कनेक्टिविटी नहीं मिलती थी ना. ये तो अब अटल टनल खुल गई है तो 12 महीने कनेक्टिविटी ओपन है. सोचो कितना बुरा हाल होता होगा रोहतांग पास जब बंद रहता था. तो रोहतांग पास लिख लीजिए. इट कनेक्ट्स कुल्लू विद लाहौल एंड स्पीति. ये कुल्लू को लाहौल और स्पीति से जोड़ता है. बहुत ही बढ़िया टूरिस्ट डेस्टिनेशन है. साले सब जाने लग गए, तो इसलिए अब जाम बहुत रहता है. इसके बाद आगे चल रहा हूं, शिपकिला पास. शिपकिला यहां पर नाम भी लिखा हुआ, देखो ये रहा, दिस इज शिपकिला. शिपकिला भी हिमाचल प्रदेश में है. शिपकिला जोड़ता है हिमाचल को तिब्बत से. इफ यू वांट टू गो टू तिब्बत, तो शिपकिला इज द वे. तो शिपकिला हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है. चलो जी, उसके बाद अब मैं उत्तराखंड के पासेस बता दूं जी. ये सारे हिमाचल प्रदेश के पास थे, अब मैं उत्तराखंड पर आ रहा हूं. उत्तराखंड का सबसे इंपॉर्टेंट पास, यहां पर नाम भी लिखा है मैंने, लिपू लेखला. लिपू लेखला एज इट इज उतार लो. लिपू लेखला ये उत्तराखंड में आता है और ये जोड़ता है मैम उत्तराखंड को तिब्बत से. इट कनेक्ट्स उत्तराखंड टू तिब्बत. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कैलाश मानसरोवर की यात्रा लिपू लेखला से शुरू होती है. तो इंडिया की तरफ से लिपू लेखला पास जो है, इट इज कंप्लीटली यूज्ड बाय पिलग्रिम्स टू विजिट कैलाश मानसरोवर. तो लिपू लेखला के बारे में इसको लिख लेना. उसके बाद कभी अगर बद्रीनाथ जाओ ना, बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ के बिल्कुल बराबर में वो आपको माना गांव लेके जाएंगे. एक गांव हर गाइड लेके जाता है और उसके बारे में ये बताता है, दिस इज द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया टुवर्ड्स चाइना. ठीक है. तो हम लोग क्या सोचते हैं कि साला ये आखिरी है, कि कहीं और पर कोई और आखिरी होगी ही नहीं. ऐसा नहीं है. जहां जहां पर बॉर्डर है वहां पर आखिरी गांव तो बहुत सारे हैं ना. बॉर्डर वाले गांव को तो आखिरी गांव ही बोलेंगे आप. तो नेक्स्ट पास लिखो माना पास.
माना, MANA, माना पास उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, और इसी पास पर लास्ट विलेज टुवर्ड्स चाइना इन उत्तराखंड, माना, माना विलेज यहीं पर आपको देखने को मिलती है। चलो जी, उसके बाद नेक्स्ट मांगशा, मांगशा दूरा, नेक्स्ट पास है मांगशा दूरा। मैं बैठ रहा हूं, ऐसा मत सोचना कि सर दिख नहीं रहे, आवाज आ रही है तुम लोगों को जी। मांगशा पास के बारे में लिख लीजिए, MANGSHA, मांगशा दूरा। मांगशा दूरा कनेक्ट करता है उत्तराखंड को तिब्बत से, उत्तराखंड विद तिब्बत। एंड मैम दिस पास इज ऑल्सो यूज्ड बाय पिलग्रिम्स गोइंग टू कैलाश मानसरोवर। इस पास को भी आप लोग पिलग्रिम्स जो हैं वो यूज कर रहे हैं तिब्बत मानसरोवर जाने के लिए। दिस पास इज कॉल्ड मांगशा दूरा। तो मांगशा दूरा पास इज ऑल्सो यूज बाय पिलग्रिम्स गोइंग टू कैलाश मानसरोवर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, यहां पर एक पास और लिखा हुआ है मैंने, नीतिला। इफ यू ऑल कैन सी, नीतिला पास। नीतिला पास के बारे में लिख लीजिए, ये भी आपके पास उत्तराखंड में है। एंड दिस पास कनेक्ट्स उत्तराखंड विद तिब्बत। तो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है नीति पास। देन वी नेक्स्ट पास इज मुलिंगला। नेक्स्ट पास है मुलिंग, MULING, मुलिंगला पास। मुलिंगला इट कनेक्ट्स उत्तराखंड विद तिब्बत। और मैं मुलिंगला के बारे में आपको बता दूं, गंगोत्री, कैलाशनाथ बद्रीनाथ जाओगे ही अगर, तो एक गंगोत्री भी वहां पर है, गंगोत्री यमुनोत्री। तो मुलिंगला पास के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज लिख लीजिए, इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ गंगोत्री। इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ गंगोत्री। इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ गंगोत्री। थैंक यू बेटा। चलो मैम, इसके बाद चलते हैं सिक्किम। कुछ इंपॉर्टेंट पासेस में सिक्किम, कोई भी क्वेश्चन अगर पास का आ गया ना हिमालय से, तो इन्हीं पासेस में से बीच में से आएगा, अगर आया तो। सारे इंपॉर्टेंट पास मैं आपको बता रहा हूं यहां पर। इसमें उस पास के बारे में भी बताऊंगा जिस पास को क्रॉस करके दलाई लामा इंडिया आए थे। लाइक यही दलाई लामा जो अभी जिंदा है फिलहाल। अगर बाय चांस मर गया मेरे बोलने के बाद तो भाई काली जबान मत बोलना, मैं वैसे ही बता रहा हूं मैम, मतलब काफी देर से चल रहा है, अच्छी बात है, चलता रहे। तो सिक्किम के साथ पहला पास आप यहां पे लिख लीजिएगा, नाथुला। फर्स्ट पास इज नाथुला। हाँ बिल्कुल, लहासा कैपिटल है। नाथुला पास के बारे में भी आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है, ये रहा देखो मैम, दिस इज नाथुला पास। तो नाथुला पास इस रीजन में लोकेटेड तो है, पर जैसे कि मैंने बोला स्टेट, कौन से स्टेट में है, तो ये सिक्किम में है। तो नाथुला पास कनेक्ट करता है सिक्किम को तिब्बत से। इट कनेक्ट सिक्किम विद तिब्बत। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, 1962 में साइनो इंडियन वॉर हुआ था। उस वॉर के बाद हमने नाथुला पास को बंद कर दिया था। 2006 में इस पास को दोबारा खोला गया है। सोचिए, 1962 से ये पास बंद पड़ा था, 2006 इट वाज अगेन ओपन। तो नाथुला के बारे में आप लोग 2 पॉइंट लिख सकते हैं। इट वॉज क्लोज्ड आफ्टर चाइनीज एग्रेशन इन 1962, रीओपन्ड इन 2006। इट वॉज क्लोज्ड इन Chinese aggression 2002, reopened in 2006. उसके बाद नेक्स्ट मैं नाथुला के बारे में आपको बता दूं जी। नाथुला पास में एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, सिल्क रूट। जो एंशियंट सिल्क रूट था चाइना से जाता था ये सिल्क रूट, तुर्की सिल्क के कपड़े लेकर, तो वो भी नाथुला पास से होकर ही निकलता था। तो इट ऑल्सो फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ एंशियंट सिल्क रूट। नाथुला के बारे में लिख सकते हो, एंशियंट सिल्क रूट। इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ एंशियंट सिल्क रूट। चलो जी, उसके बाद नेक्स्ट पास के बारे में लिख लेते हैं मैम, जलेपला। नेक्स्ट पास जलेपला। जलेब की स्पेलिंग है JELEP, JELEP, जलेपला। जलेपला पास है सिक्किम भूटान बॉर्डर। जलेपला इज सिक्किम भूटान बॉर्डर। और एक बार लिख लेते हैं सिक्किम भूटान बॉर्डर पर, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम लोग सिक्किम
एक वैली मैं आपसे पूछना चाह रहा था, अगर आपको पता हो, कभी नाम सुना हो इसका। चुंबी वैली नाम सुना है कभी? नहीं, छोड़ो। मतलब एक अच्छा सीनिक ब्यूटी है, और चुंबी वैली भी माना जाता है कि पहले यहीं से आने का रूट था दलाई लामा का इंडिया में, बट आई नहीं था यहां से। ठीक है, तो जिलेबला सिक्किम भूटान बॉर्डर, और इसके बारे में लिख लीजिए, दिस पास पासिस थ्रू चुंबी वैली। दिस पास पासिस थ्रू चुंबी वैली, से CHUMBI, चुंबी वैली। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है सिक्किम और लहासा के बीच का। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन सिक्किम एंड लहासा। सिक्किम और लहासा के बीच का ये बहुत इंपॉर्टेंट लिंक माना जाता है। चलिए, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां पे बता दूं, 1956 अपना जो दलाई लामा है, ही यूज्ड चुंबी वैली टू एंटर इंडिया। 1956 दलाई लामा यूज्ड चुंबी वैली टू ट्रेवल टू इंडिया। ही यूज्ड चुंबी वैली टू ट्रेवल टू इंडिया। 1956 में ऐसा क्या था, गौतम बुद्ध का 2500th बर्थडे था जब ये पास यूज किया गया था। गौतम बुद्ध का 2500th बर्थडे। इसके बाद बात करते हैं कि ये जो दलाई लामा भाई साहब है, ये भारत कब आए थे। ये इंडिया में 1956 में एंटर करते हैं। ठीक है, और इंडिया आने के लिए जो पास यूज किया गया था, उस पास का नाम लिख लीजिए। ये सबको समझ में आ रहा है ना? 1956 में आए थे बर्थडे बनाने के लिए, इनको क्या ही पता था कि परमानेंटली आना पड़ेगा। तो 1959 में इंडिया परमानेंटली एंटर करते हैं बुमला पास से। बुमला, नेक्स्ट पास लिख लेना, बुमला, BUMLA, BUMLA, बुमला पास। कहते हैं ये 3700 किलोमीटर दूर है तवांग से। तवांग मतलब किधर? तवांग किधर है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए अरुणाचल प्रदेश, एंड दिस इज द लास्ट वन, क्योंकि लास्ट अरुणाचल प्रदेश ही है। देखिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट पासेस मैं आपको बता दूं। अरुणाचल प्रदेश में एक पास तो आप लोग पहले लिख चुके हो मेरे साथ, बुमला पास लिख चुके हो। अभी लिखवाया था मैं, जो 1959 में यूज किया इंडिया आने के लिए दलाई लामा ने, बुमला पास। अभी लिखा ना लास्ट पास आपने। इसी बुमला पास को एक नाम से और जाना जाता है, बॉम्डिला। बॉम्डिला पास भी आप इसको बोलते हैं, स्पेलिंग लिखवा रहा हूं, BOMDI, बॉम्डिला। ठीक है, और अगर पूछा जाए कौन सा पास जो दलाई लामा ने अपने एग्जाइल के लिए यूज किया था, एग्जाइल का मतलब हो गया व्हेन ही वाज एस्केपिंग टू इंडिया, तो यहां पर आंसर है बॉम्बला पास। नेक्स्ट है मैम दिहांग। नेक्स्ट पास है दिहांग पास। दिहांग, DIHANG, दिहांग। दिहांग पास ये कनेक्ट करता है अरुणाचल को म्यांमार से। अरुणाचल टू म्यांमार। नेक्स्ट, अगला पास बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइफर। डाइफर पास, DIPHER, डाइफर। अगर डाइफर पास की बात करते हैं तो ये इंडिया, चाइना और म्यांमार के ट्राई जंक्शन पर है। तो दिस पास इज सिचुएटेड एट द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, चाइना, म्यांमार। डाइफर, इंडिया, चाइना, म्यांमार। तो अगर बात आपसे पूछी जाए ना कि इंडिया और म्यांमार के बीच में जो ट्रेड है, ये कौन से पास से यूज होकर आती है, मतलब कौन सा पास यूज करते हैं ट्रेड के लिए, तो मैम ऑल थ्रू आउट द ईयर हम लोग डाइफर पास का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पास। अब मैं कुछ पासेस आपको लिखवा रहा हूं, और ये सारे के सारे पास मैं आपको बार बार बोल रहा हूं अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में है। तो किस किस को कनेक्ट करते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिख लो, अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार। पास का नाम लिखवा रहा हूं, पहला लिखिए कुमजोंग पास। कुमजोंग की स्पेलिंग KUMJAWNG, KUMJAWNG, कुमजोंग। दूसरा पास का नाम लिखिए पुंगान। पुंगान पास की स्पेलिंग HPUNGAN,
पुंगान पास, और लास्ट पास का नाम लिख लीजिए चनकान। चनकान की स्पेलिंग CHANKAN, CHANKAN, चनकान पास। क्लियर हुआ? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हो गए जो आप लोगों को याद करने। तो ये टॉपिक पहला वाला खत्म, जिसमें आपने हिमाद्री पढ़ लिया, कुछ इंपॉर्टेंट पासेस के नाम मैंने आपको बता दिए। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखिए जी, हिमाद्री के बाद जो नेक्स्ट आपके पास आता है ना, वो है आपके पास हिमाचल। दोबारा सुन लीजिए, हिमाचल। हिमाचल को आप लोग मिडल हिमालयस भी कहते हैं, क्योंकि बीचों बीच आ रही है। हिमाद्री और शिवालिक के बीच में बिल्कुल सेंटर में आपको हिमाचल दिखेगा। अगर हम लोग हिमाचल की बात करें, हमने वहां पर भी पढ़ा था 120 से 190 किलोमीटर उसकी एवरेज विड्थ बताई थी मैंने। किसकी? हिमाद्री की। हिमाचल की एवरेज विड्थ देख लो बेटा, 80 से 100 किलोमीटर एवरेज विड्थ है। हमने हिमाद्री में लिखा था 6000 मीटर एवरेज एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब हो गया एवरेज हाइट। इनकी एवरेज हाइट है 3700 से 4500 मीटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है जी। कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम लोग रेंजेस के बारे में बात कर लें, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पीक के बारे में बात कर लें। रेंज तो ये खुद है ही, पीक का मतलब चोटी। तो पीर पांजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, महाभारत, ये कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर माउंटेन पीक आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा कश्मीर, काठमांडू, कांगड़ा, कुल्लू, ये सारी जो वैलीज है ना, ये वैलीज भी आपके पास हिमाचल की पार्ट में ही आती है। हिमाचल पूरा की पूरा हिमाचल जो रेंज है, मैं हिमाचल प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, हिमाचल रेंज की बात कर रहा हूं। हिमाचल रेंज नोन फॉर इट्स टूरिस्ट प्लेसेस। बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। शिमला, मसूरी, नैनीताल, चक्राता, दार्जिलिंग, राने, ये कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जो आपको हिमाचल इस पार्ट पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, हिमाद्री इज नॉट फॉर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। हिमाद्री में अगर टूरिस्ट बन के जाओगे तो जिंदा वापस नहीं आओगे। 6000 मीटर पर कौन जा रहा है यार? ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं पॉइंट नंबर 6 को समझाने की कोशिश यहां पर कर रहा हूं। देखो, ये मान के चलो कि ये हिमाद्री है, ये हिमाचल और ये शिवालिक। हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। सबसे ऊंची हिमाद्री, सेंटर में हिमाचल और सबसे नीचे शिवालिक। अब यहां पर जो हिमाद्री और शिवालिक के सेंटर में जो स्लोप है ना, हिमाचल के स्लोप पर आपको कुछ ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं। अगर मैं हिमाचल की स्लोप्स के बारे में बात करूं, मतलब स्लोप्स जो इसकी वैली हो गया, तो हिमाचल के स्लोप पर आपको कुछ घास के मैदान देखने को मिलते हैं। और इन्हीं ग्रासलैंड्स को आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग मर्ग बुलाते हैं। इसको मर्ग बुलाया जाता है वेस्ट में। ज्यादातर तो आप इसको कश्मीर में मर्ग बुलाते हैं। जैसे कश्मीर में कुछ मर्ग है, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग। ठीक है, तो ये सारे मर्ग एक्चुअली में क्या है? हिमाचल के पैरों के पास कुछ ग्रासलैंड्स है, मतलब हिमाचल की वैली में। और अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, तो उत्तराखंड में यही ग्रासलैंड्स कहलाते हैं बुग्याल। उत्तराखंड में आप इन्हीं ग्रासलैंड्स को बुग्याल बुलाते हैं। ठीक है जी, अब एक बार देख लेते हैं यहां पर। वही मैंने बोला, स्मॉल ग्रासलैंड जो है वो इसके स्लोप पर देखने को मिलते हैं। और इन ग्रासलैंड्स को मर्ग कहा जाता है कश्मीर में, और बुग्याल कहा जाता है उत्तराखंड में। तो दिस इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट हिमालयाज, मतलब मिडिल हिमालयाज। और उसके बाद बिल्कुल लास्ट में जो हिमालयाज आपको देखने को मिलते हैं, लास्ट कैटेगरी, वो है आउटर हिमालयाज की। शिवालिक्स इनको बोला जाता है। शिवालिक की बात करते हैं, दोबारा से वही घिसे पिसे पॉइंट यहां पर भी समझ लो। एवरेज विड्थ 10 से 15 किलोमीटर की तो विड्थ है। हाइट भी बहुत मामूली सी 900 से 1200 जो मीटर है वो इसकी हाइट है। बट अगर हम बात करते हैं हिमाद्री की, सॉरी इसकी किसकी, शिवालिक्स की अगर हम बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखने को मिलती है, और वो क्या है कि अगर अपन शिवालिक्स की बात करें, ये शिवालिक है, तो शिवालिक्स में ना आपको कुछ लॉन्गिट्यूडनल लैंड की पट्टियां मिलती हैं। शिवालिक्स में कुछ लॉन्गिट्यूडनल, लंबे लंबे कुछ लैंड की पट्टियां देखने को मिलती हैं। सिंपल बात, अब ये लॉन्गिट्यूडनल लैंड है और ये प्लेन है, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन्स है ये। आई सेड लॉन्गिट्यूडनल प्लेन्स। प्लेन्स मतलब मिट्टी से बना हुआ है, तो यहां पर जाने के बाद बिल्कुल आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप लोग हिल्स पर घूम रहे हैं। ऐसा लगेगा जैसे दिल्ली आ गए।
बिल्कुल प्लेन इलाका, कुछ ऊपर खावड़ है ही नहीं। और इस प्लेन्स को शिवालिक्स में दो नाम दिए जाते हैं। मैम अगर ये प्लेन्स शिवालिक के वेस्ट में है तो इन प्लेन्स को कहा जाता है दून, जैसे देहरादून। और अगर यही प्लेन्स शिवालिक के ईस्ट में है तो इन प्लेन्स को कहा जाता है द्वार, जैसे हरिद्वार। तो ये क्या है, ये केवल प्लेन्स है। दोबारा मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, अगर ये प्लेन्स शिवालिक के वेस्ट में है तो दीज प्लेन्स आर कॉल्ड दून, एंड इफ दीज प्लेन्स आर इन द ईस्ट ऑफ शिवालिक्स तो इनको आप द्वार कहते हैं। यही पॉइंट यहां पे लिखा भी हुआ है, देख लो जी। इट कंसिस्ट ऑफ हाई प्लेन्स विच आर मेड अप ऑफ क्ले एंड पेबल्स, मतलब मिट्टी और कंकर से कुछ हाई प्लेन्स यहां पर बने हुए हैं, जिनको आप लोग दून कहते हैं इन द वेस्ट एंड द्वार इन द ईस्ट। तो दून में एग्जांपल है देहरादून का और द्वार में एग्जांपल आपके पास हरिद्वार का। ठीक है जी। उसके बाद शिवालिक का लोअर पार्ट, मतलब शिवालिक का लोअर पार्ट, ये इसको आप लोग तेराई कहते हैं। अभी इसको लिखना मत, इसको मैं समझाऊंगा नेक्स्ट वाली हेडिंग में तेराई क्या होता है। बट इतना पार्ट समझ लो कि तेराई एक जमीन है, एक लैंड है, बिल्कुल प्लेन है, मिट्टी से भरा हुआ है और यहां पे ज्यादातर आपको दलदल देखने को मिलते हैं। तो तेराई एक बहुत ही मार्शी एरिया है। ठीक है। उसके बाद कुछ पासेस के नाम मैम, सारे पासेस हम लोग ऑलमोस्ट लिख चुके हैं। सारे पासेस जो हैं मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट पास यहां पर बता दिए। कुछ इंपॉर्टेंट पासेस जो नहीं लिखे हैं, शायद अगर यहां पर आपको देख को मिल जाए तो आप इसमें से उतार लेना। वैसे इंपॉर्टेंट पासेस मैंने आप लोगों को सारे ही लिखवा दिए हैं। ठीक है। तो इसके साथ पहला वाला जो फिजिकल फीचर है दैट इज हिमालयाज, वो हो जाता है खत्म। सेकंड फिजिकल फीचर जो मैं नेक्स्ट क्लास में शुरू करूंगा वुड बी योर ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। तो नेक्स्ट जो होगा वो ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स होगा। अच्छा, हो सकता है आप लोगों की नेक्स्ट क्लास ना हो। नेक्स्ट क्लास अगर होगी तो हो सकता है मैम मतलब आफ्टरनून में हो, या हो सकता है अर्ली मॉर्निंग हो, मतलब कुछ भी हो सकता है कैंसिल भी हो सकती है। तो मतलब मैं आपको पहले सबको बता रहा हूँ, जो भी होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा मंडे को ही। ठीक है। तो अभी बात तो मैं अभी कर ले रहा हूँ, खैर अगर अभी कुछ फाइनल होता है तो मैं अभी बता दूंगा आपको। ठीक है। तो फिलहाल आज इतना ही। ये सारी स्लाइड्स आप लोगों के ग्रुप में आ जाएंगी। जो चीजें आप लोगों को लिखवाई हैं आज, उसको प्लीज स्लाइड्स के साथ रख लेना। जितना पढ़ा रहा हूं अगर इसको भी आप लिख लोगे सब कुछ, तो मेरे हिसाब से 100-125 पेज जीएस के तो बहुत प्यार से भर जाएंगे आप। एक रजिस्टर भी भर सकता है। और जीएस इतना वैसे पढ़ना होता नहीं है, बट फिर भी मैं टू माई बेस्ट पढ़ा रहा हूं, ताकि अगर बाई चांस कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा जीएस में कि जिसका आंसर नहीं पता, तो निकाल सकते हो आराम से। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं एक चीज को, कि अखबार तो पढ़ने पड़ेंगे बेटा। न्यूज़पेपर में अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, तो वही होता है जो आता है जनरली जीएस में घूम फिर के। और नहीं पढ़ना आता अखबार, तो एक बार लेकर आ जाओ, अखबार पढ़ना सिखा दूंगा 20 मिनट में कैसे पढ़ते हैं ये। ठीक है। अगर आपको घंटे लग रहे हैं तो तुम बेटा अखबार तो नहीं पढ़ रहे हो। चलिए, थैंक यू।